All right. So, good morning. Good morning. Very good morning. Good morning. गुड मॉर्निंग वंस अगेन। बहुत अच्छे मॉर्निंग में हम मिले हैं और बहुत अच्छे कोट के साथ मिले हैं, और कोट ये है कि टेक रिस्क इन योर लाइफ। आपको अपने लाइफ में रिस्क लेनी चाहिए। इफ़ यू विन यू कैन लीड। अगर आप जीत गए तो आप लीड करोगे। इफ़ यू लूज यू कैन गाइड। अगर आप हार गए तो आप दूसरों को गाइड कर सकते हो, यानी आप कुछ ना कुछ अच्छा काम तो ज़रूर करोगे अगर आप रिस्क लोगे तो। सो रिस्क लेना चाहिए। सो हम हर चीज़ में वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। तो हम ये देखते हैं कि हमें लाइफ में रिस्क लेते रहने चाहिए, और रिस्क हम लेंगे तभी तो कुछ ना कुछ नया करेंगे या कुछ अच्छा और बड़ा हासिल करेंगे। इसी पॉजिटिव कोट के साथ आज के लेक्चर की शुरुआत करेंगे। और लेक्चर की शुरुआत करने के पहले बता दूं कि काफ़ी सारे लोगों ने मुझे टास्क और ये सब भेजे हैं। मैंने आपके टास्क पढ़े हैं, आपके आंसर्स भी पढ़े हैं। बस कुछ लोगों को कुछ रिव्यू देना बचा है। सो आज वैसा मेरे पास टाइम है तो आज मैं ये सब करने वाला हूँ। सो अभी तक जिन्होंने नहीं भेजे होंगे अब तक के टास्क या जो भी चीज़ें हैं वो भेज दीजिएगा। टास्क तो ठीक है, मैं वो देख लूँगा, और बाकी आपके आंसर जो लिखे हैं वो एक बार मैं चेक कर लूँगा। सो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। आज का एक जो टॉपिक है उससे पहले ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, जो कि हमने कल स्टार्ट किया था, और उस टॉपिक का नाम आप अच्छे से जानते हैं। उस टॉपिक का नाम है पेंटिंग। पेंटिंग को हमने कल स्टार्ट किया था। कल हमने म्यूरल पेंटिंग्स पढ़े थे, आज हम मिनिएचर्स पढ़ेंगे। सो मिनिएचर जो है उसके ऊपर क्वेश्चन आए हैं। वैसे तो म्यूरल पे भी क्वेश्चन आए, क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। ये सब ऐसे टॉपिक्स है जैसे कि हम कहेंगे आर्किटेक्चर, आर्ट एंड कल्चर के आर्किटेक्चर हो गए, या जो भी टॉपिक्स हो गए, पेंटिंग्स, इन पे क्वेश्चंस आते ही हैं। सो आई होप आप सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है और आपको मेरी आवाज़ भी क्लियर आ रही है। ठीक है, यस चलो फिर, यस थैंक यू। तो चलो शुरू करते हैं। आप लोगों का बहुत पॉजिटिव यस, पॉजिटिव गुड मॉर्निंग सुन के एनर्जी एकदम से चार्ज हो जाती है। तो एनर्जी अच्छी चार्ज हो चुकी है। सो इसी एनर्जी के साथ इसी एनर्जी को कंटिन्यू करते हुए हम आज के लेक्चर की भी शुरुआत करते हैं, जो है पेंटिंग्स। पेंटिंग्स में जैसे कि हम कुछ पोर्शन पढ़ चुके थे, वो क्या पढ़ चुके थे ये पहले देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। कल हमने जो पेंटिंग्स की शुरुआत की थी उसमें हमने सबसे पहले वी हैव स्टडीड द प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स को हम कहते हैं कि एग्जीक्यूटेड ऑन रॉक्स वाली थी, पेट्रोग्लिफ्स इसे कहा जाता है, ये भी मैंने आपको बताया था। उसके अलावा हम कहते हैं 3 मेजर फेजेस में इसको डिवाइड किया, अपर पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक एंड चाल्कोलिथिक पीरियड। ये है प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स। हमने अपर पैलियोलिथिक एज को पढ़ा, उसके बाद हम मीजोलिथिक एज में आए, और उसके बाद हमने चाल्कोलिथिक एज को भी पढ़ा। ये सब पेंटिंग्स थी। उसके बाद हमने क्लासीफाई किया इंडियन पेंटिंग्स को। बाद में इंडियन पेंटिंग्स 2 हिस्सों में क्लासीफाई होने लग जाती है, एक होती है म्यूरल, एक होती है मिनिएचर। म्यूरल जो है वो हम कहेंगे वर्क्स ऑन वॉल होती है और सॉलिड स्ट्रक्चर होती है, उसे म्यूरल्स कहते हैं। जिसकी कॉमन थीम हिंदू, बुद्धिज्म और जैनिज्म। इससे रिलेटेड कुछ रॉक कट केव्स हमें दिखती है, जैसे कि अजंता केव हमने पढ़ा, एलोरा केव्स हमने पढ़ा। वी हैव स्टडीड बाग केव्स, वी हैव ऑल्सो स्टडीड। जब हम इसके आगे जाते हैं तो अरमामलाई केव, हमने चित्तानवसल केव पढ़ा। उसके अलावा हमने रावण शाया रॉक शेल्टर पढ़ा, लिपाक्षी पेंटिंग्स भी हमने पढ़ा, और जोगीमारा केव पेंटिंग्स भी हमने पढ़ा। आज का हमारा कुछ नया टॉपिक होगा जो कि होगा मिनिएचर। मिनिएचर पढ़ने में भी काफ़ी मज़ा आता है, क्योंकि मिनिएचर की अपनी अलग ही एक हम कहेंगे कि बहुत अलग एक स्पेशलिटी है। उसके अलावा मैंने आपको एक टास्क दिया था वो देखने के लिए कि म्यूरल सेट बादामी केव टेम्पल। म्यूरल सेट बादामी केव टेम्पल आपको अच्छे से देख के रखना है, और ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको आज आपको सेंड भी कर दूंगा। म्यूरल्स ऑन जो है ये एट बादामी केव टेम्पल वाली, ये मैं आपको सेंड भी कर दूंगा, बट आपको सबसे पहले ये वर्क अपने कंप्लीट करना है, तभी मैं सेंड करूंगा। उसके अलावा आपको और भी चीज़ें बताऊंगा लेक्चर के बाद। तो चलिए मिनिएचर को पढ़ लेते हैं क्या होता है। नाम में ही रखा है मिनी और पेंटिंग्स, यानी हम कहेंगे कि म्यूरल जो है उसमें आप कितनी भी बड़ी पेंटिंग्स बना सकते थे, बट यहाँ पे नाम में ही पता चल रहा है कि छोटी होगी। मिनीएचर इसको कहा गया है, तो ज़रूर ये छोटी हुआ करती होगी। तो चलिए देख लेते हैं क्या होता है। अब यहाँ पे अगर हम मिनिएचर की बात करें तो ये एक वर्ड है मिनियम। मिनियम करके वर्ड है जो लैटिन वर्ड है, वहाँ से आया है मिनिएचर, एंड इट मीन्स रेड लीड पेंट। तो लीड पेंट रेड होता है, ये इसको मिनिएचर कहा जाता है, बट जनरली कंफ्यूज विद द वर्ड मिनिमम, दैट इज स्मॉल इन साइज, क्योंकि मिनिएचर जो होते हैं आर स्मॉल एंड डिटेल्ड पेंटिंग्स। सो ये भी कहा जाता है कि वो जो मिनिएचर्स है ये स्मॉल और हम कहेंगे कि डिटेल्ड पेंटिंग्स होती है। स्मॉल और डिटेल होने के साथ साथ रेड लेड पेंट, इसको ये भी हमें देखने मिलता है। सो ये होता है मिनिएचर पेंटिंग्स। तो मिनिएचर पेंटिंग का मीनिंग जो होता है वो यहाँ पे आपको
पता चलता है। अब हमें देखनी है कुछ कंडीशंस जो कि मिनिएचर की होती है। सो कंडीशंस देखेंगे, जस्ट 1 मिनट। अब हमें ये लगता है कि ये बनाना काफ़ी आसान होगा, बट जो लोग मिनिएचर बनाते हैं उनको पता होता है कि इसके कुछ रूल्स होते हैं। देयर आर सर्टेन रूल्स टू ड्रॉ अ मिनिएचर। मिनिएचर ऐसे ही नहीं बनाया जा सकता कि डायरेक्टली उठ गए और बना लिया। मिनिएचर्स बनाने की कुछ कंडीशन होती है। तो मिनिएचर का आपको वर्ड का मीनिंग पता चल गया है। वैसे तो लैटिन वर्ड की अगर बात करें तो रेड लेड पेंट होता है, लीड पेंट होता है, बट अगर वैसे हम मिनिएचर की बात करें तो ये स्मॉल एंड डिटेल्ड पेंटिंग्स होती हैं। अब उतने डिटेलिंग आपको म्यूरल्स में नहीं देखने मिलती है जितनी डिटेलिंग आपको मिनिएचर में देखने मिलती है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसकी कंडीशंस क्या है। If you want to draw a miniature, then there are some preconditions to make miniature paintings. First condition is that हम कहेंगे कि वो 25 स्क्वायर इंचेस से बड़ी नहीं होनी चाहिए, तभी उसको मिनिएचर कहा जाएगा। सो द साइज ऑफ द पेंटिंग शुड नॉट बी लार्जर दैन 25 स्क्वायर इंचेस। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। एंड द सेकेंड कंडीशन इज, जो भी सब्जेक्ट्स यहाँ बनाए गए हैं शुड बी पेंटेड इन नॉट मोर देन 1/6 ऑफ द एक्चुअल साइज। यहाँ पे ये लोगों की जो भी साइज़ होगी उसके एक्चुअल साइज से 1/6 से बड़ा आप नहीं बना सकते किसी को भी। चलिए एक एग्जांपल लेके देखते हैं। फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है जो कि 6 फीट टॉल है। 6 फीट को अगर हम 1/6 करते हैं तो यहाँ 1 फीट आता है। इसका मतलब आप ये जो इंसान है 6 फीट का, उसको आप 1 फीट से बड़ा नहीं बना सकते, है ना। 1 फीट से आप कितना भी छोटा बना सकते हैं। आप 2 इंच का भी बना सकते हैं, आप 3 इंच का भी बना सकते हैं, बट 1 फीट से ज़्यादा आप नहीं बना सकते किसी 6 फीट को। दैट इज़ द, हम कहेंगे, प्री कंडीशन। सो द एक्चुअल साइज ये है, इज नॉट मीन्स should not be more than 1/6, means 1/6 of the actual size. The painting should not be more than 1/6 of the actual size. ये हमें यहाँ पता चलता है। जैसे कोई माउंटेन है जो कि 100 फीट, या फिर हम कहेंगे 600 तो नहीं, बट कोई माउंटेन है जो 180 फीट बड़ा है। 180 को आप 1/6 करोगे तो यहाँ पे आ जाता है, जैसे कि हम देखते हैं 30, तो 30 फीट से ज़्यादा आप नहीं बना सकते। 30 फीट वैसे भी इतना बड़ा तो नहीं बनाओगे, सो इससे छोटा आप कितना भी बना सकते हैं, 2 इंच, 3 इंच, 1 इंच, एनी, है ना, बट नॉट मोर देन 1/6 ऑफ द एक्चुअल साइज। दीज आर 2 प्री कंडीशंस टू ड्रॉ द मिनिएचर। ये मिनिएचर को ड्रॉ करने की 2 टेक्निक्स होती है। अब ये 2 अगर आपको पता चल गई है, ये सब अगर आपको यहाँ पे पता चल गया है, तो हम इन चीज़ों को अप्लाई करना शुरू करेंगे। तो मुझे एक बार कंफर्म बताइएगा कि आपको ये दोनों भी चीज़ें क्लियर है क्या, मिनिएचर और प्री कंडीशंस क्लियर है? तो मैं आगे बढ़ता हूँ। यस यस यस, ओके ओके। बाकी लोग, सबकी आवाज़ थोड़ी थोड़ी, जिसको पॉसिबल होगा यस बोलना, यस। चलिए, सो आप लोगों के यस मिल गए हैं मिनिएचर के। तो अब इन चीज़ों की ही पेंटिंग्स देखते हैं क्या क्या तरह की आती हैं। सबसे पहले अगर हम मिनिएचर की बात करते हैं तो ये देखिए, मिनिएचर ऐसे होते हैं। मिनिएचर इस तरह से आपको देखने मिलते हैं। यहाँ पे बहुत बेहतरीन डिटेलिंग आपको इस पेंटिंग में देखने। इसकी जो साइज़ होगी पूरी पेंटिंग की, वो 25 इंचेस से ज़्यादा तो नहीं ही होती है। उसके साथ साथ इसके और भी कुछ फीचर्स होते हैं। ह्यूमन फिगर जो होते हैं वो साइड प्रोफाइल में बनाए जाते हैं। आप हर एक के फेसेस देखिए, सबके फेसेस साइड प्रोफाइल में है, एक का भी फेसेस फ्रंट से आपको नहीं देखने मिल रहा है। सो ये कुछ फीचर्स देखने मिले हैं मिनिएचर के। सो मोस्ट ऑफ द मिनिएचर्स, क्या मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं सभी मिनिएचर के ऐसे ही रहेंगे, तो मोस्ट ऑफ द मिनिएचर में आपको साइड प्रोफाइल देखने मिलते हैं। दूसरा कंडीशन ये कि उनके आईज बल्जिंग होते हैं। बल्जिंग होने के साथ साथ दूसरी बात आपको ये बता दूँ कि पॉइंटेड नोज़ होता है, स्मॉल वेस्ट होती है और स्लिम वेस्ट होती है। अब यहाँ पे आइए और देखिए, इनके आईज देखिए, बल्जिंग है, काफ़ी बड़े बड़े और काफ़ी अच्छे से दिखाई पड़ रहे हैं इनके आईज। उनकी नोज़ देखेंगे तो नोज़ काफ़ी पॉइंटेड आपको देखने मिल रही है। सभी की नोज़ काफ़ी पॉइंटेड है, देखिए ये सब पॉइंटेड नोज़ आपको देखने मिलती है। पॉइंटेड देखने के साथ साथ मोस्ट ऑफ दिस में स्लिम वेस्ट दिखती है। तो इनकी वेस्ट अगर देखेंगे तो ठीक है, इसमें उनका
ट्रेडिशनल वेयर होने के कारण उतना हमें पता नहीं चल रहा है, फिर भी पेट ऐसा निकला हुआ तो किसी का उतना लग नहीं रहा है। वेस्ट ज़्यादातर स्लिम ही बनाई जाती है। वेस्ट स्लिम बनाने के साथ साथ हाँ, ये 3 चीज़ें इसमें रहती है। अब यहाँ पे हमने देखा, और पॉइंटेड नोज, स्मॉल वेस्ट, हाँ स्लिम वेस्ट, ये स्मॉल वेस्ट यहाँ पे गलती से आ गया, स्लिम वेस्ट। और हम कहेंगे कि अगर राजस्थानी मिनिएचर है, अब राजस्थानी में और मुगल में कुछ डिफरेंस होता था। राजस्थानी जो लोग थे वो अपने कलर के अकॉर्डिंग स्किन कलर रखते थे। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि राजस्थानी जो लोग हैं उनका स्किन का कलर ब्राउन ही होगा, बट जनरली मुगल के कंपैरिजन में जो हम लोग हैं, हमारा कलर थोड़ा सा गेहुआ दिखता है। इसीलिए राजस्थानी मिनिएचर जो है उसमें स्किन कलर जो है वो ब्राउन बनाया जाता है, और मुगल मिनिएचर में फेयरर दिखाया जाता है, थोड़ा फेयर दिखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं काफ़ी फेयर दिखाई दे रहे हैं। सो इस तरह से ये बनाए जाते थे। उस टाइम पे कैमरास तो थे नहीं कि एक्चुअल फोटोज़ निकाल के लोगों को दिखाए, तो पेंटिंग्स निकाल के ही लोगों को दिखाई जाती थी। यही तो एक सोर्स था लोगों को इन्फॉर्मेशन का। उसके अलावा अगर किसी भगवान को दिखाना है तो कलर ब्लू रहता है ना। तो मैंने या आप सब ने बचपन से ही किसी भगवान की अगर पिक्चर देखी, जैसे लॉर्ड कृष्ण, लॉर्ड शिव, या फिर हम कहेंगे कि लॉर्ड राम, तो आपको इनकी ज़्यादातर लॉर्ड कृष्ण की कलर ब्लू दिखाया जाता है। वो डिवाइन कलर है, वो भगवान का कलर है। यहाँ देखिए श्री कृष्ण का कलर ब्लू आपको देखने मिलेगा, है ना। यहाँ पे भी ये देवी है डिवाइन, तो ब्लू देखने मिलेगा, है ना। तो इस तरह से हमें देखने मिलते हैं कुछ। यहाँ पे श्री कृष्ण का कलर ब्लू देखने मिलेगा। सो यहाँ पे डिवाइन कलर है ब्लू, इसीलिए ब्लू को यहाँ पे यूज़ करते हैं। ये मानते हैं कि ये भगवान को दिखाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए ब्लू कलर का यूज़ करते। विमेन फिगर की अगर बात करें तो विमेन जितनी भी दिखाई जाएगी उनके लॉन्ग हेयर्स होते हैं, ठीक है। वुमेन फिगर है, इसके लॉन्ग हेयर्स होंगे। कलर ऑफ हेयर एंड आईज जनरली ब्लैक होते हैं, है ना। अगर आप उनके कलर, हेयर कलर और आईज के कलर की बात करोगे तो वो जनरली आपको ब्लैक देखने मिलती है ना। तो ये एक और फीचर हमें देखने मिलता है। इस फीचर को हम थोड़ा सा यहाँ भी जाके देख लेते हैं कि किस तरह से आपको देखने मिलता है। देखिए 1 मिनट से, हाँ। सो यहाँ ये देख सकते हैं आप इस तरह से, है ना। तो लॉन्ग हेयर दिखाएंगे। अब यहाँ पे उतना नहीं दिख रहा है, बट हेयर कोई शॉर्ट नहीं दिखाए जाते थे। कहीं कहीं पे दिखाए जाएंगे, बट मोस्ट ऑफ द इसमें नहीं दिखाए जाते। जनरली आइज़ का कलर ब्लैक होता है, इसमें आपको इतना क्लियर नहीं दिख रहा है, बट हेयर और आइज़ का कलर ब्लैक ही है। उसके साथ साथ मेन जो है जनरली ट्रेडिशनल क्लॉथ में दिखते हैं, और टर्बन दिखता है उनके हेड पे, जस्ट लाइक दैट। बट इसके एक्सेप्शन भी हो सकते हैं, है ना। ये जनरली बता रहा हूँ आपको कि इनके हेड पे टर्बन दिखेगा। और आपको ये जो लोग हैं, हम कहेंगे कि जितने भी दिख रहे हो ट्रेडिशनल वेयर में ही दिख रहे हैं ना। तो ये 2 चीज़ें भी हमें यहाँ पे देखने मिलती है। तो ये हो गए और भी कुछ फीचर जो हमने यहाँ डिस्कस किए। अब हम ये सब चीज़ों को एक एक स्कूल में जाके पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब हम एक एक जगह पे जाएंगे और एक एक जगह को देख के उन्हें स्टडी करने की कोशिश करेंगे। सो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, वो है अर्ली मिनिएचर्स की। सबसे पहले जो मिनिएचर्स आए उनकी, अगर मैं अर्ली मिनिएचर की यहाँ पे बात करूँ, अर्ली, सो अर्ली मिनिएचर यानी बहुत अर्ली फेज के हैं, पहले के फेज में आए हुए मिनिएचर्स है जिन्हें हम अर्ली मिनिएचर्स कहते हैं। अब देखते हैं अर्ली मिनिएचर्स। अर्ली मिनिएचर्स के यहाँ पे आप देखोगे तो अर्ली मिनिएचर्स हम फिर भी कहेंगे कि 9th to 11th सेंचुरीज़ में आया था। फिर भी कुछ पेंटिंग्स 8th to 12th सेंचुरी में भी देखने मिलती है। जो पुरानी बुक्स है उसमें जो लोग पुरानी बुक्स यूज़ कर रहे होंगे कभी भी, तो उनको कुछ चेंजेस करने हैं मेरे नोट्स देख के। सो मैं ही आपके सामने इसीलिए चेंजेस कर रहा हूँ ताकि आपको भी पता चले कि पुराने बुक्स से कुछ चेंजेस हमें करने हैं पुराने एडिशन में। वो है पहला चेंज कि ये जो पेंटिंग्स है अर्ली मिनिएचर, ये 8th सेंचुरी से ये 12th सेंचुरी तक देखी गई है। इतने सेंचुरी एडी में देखी गई हुई ये पेंटिंग्स देखने के साथ साथ यहाँ पे हम कहेंगे कि इसमें 2 पार्ट्स में ये पेंटिंग्स देखने मिली है। एक तो हमें देखने मिलती है वो है वेस्टर्न पेंटिंग, और एक जो देखने मिलती है वो है ईस्टर्न रीजन्स में। स्मॉल माइन्यूट डिटेल्स यहाँ पे देखने मिलते हैं आपको। और ये हमेशा अगर देखोगे तो ज़्यादातर बुक के और या एल्बम के लिए बनाए जाते थे, या पेरिशेबल मटेरियल में ही बनाए जाते हैं, जैसे कि पेपर हो गया, पाम लीफ हो गया, या फिर क्लॉथ हो गए। इन सब पे ये अर्ली मिनिएचर्स बनाए जाते थे। अब अर्ली मिनिएचर ईस्टर्न वेस्टर्न रीजन में बनाए गए, ये सब हुआ। इसके साथ साथ 2 स्कूल्स आई। स्कूल्स आपको पता है कि ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट होता है जो एक जैसे टाइप के
चीज़ों को, फीचर्स को यूज़ करते हैं। जैसे हमने आर्किटेक्चर में देखा था कि ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट होते थे, उनके कहीं पे अलग स्कूल बन जाती थी। जैसे उड़ीसा में कोई हो गए, यानी खजुराहो में कुछ हो गए, तो कुछ कहेंगे हम कि है ना, तो आपने वहाँ पे पढ़े ही है काफ़ी सारे, ठीक है। तो ये सब जो है यहाँ पे, इसलिए मैं ज़्यादा वो स्कूल्स के नाम नहीं ले रहा हूँ आर्किटेक्चर वाले, ताकि आप यहाँ पे उनको कंफ्यूज ना करें ना। तो वो आर्किटेक्चर वाले स्कूल्स को अलग ही रख दीजिएगा। मैंने सिर्फ एग्जांपल में आपको एक खजुराहो बताया। वैसे ही यहाँ की हमें स्कूल्स पढ़नी है। यहाँ की अगर हम स्कूल्स पढ़ेंगे तो पहली स्कूल आती है पाल स्कूल और सेकेंड आती है अपभ्रांसा स्कूल। अब यहाँ पे पाल स्कूल है तो आप जानते होगे पाल जो है ये स्कूल का कौन से साइड की हो सकती थी, यानी हम कहेंगे ईस्टर्न या वेस्टर्न, आप ही बताइएगा। आपने पाल आर्किटेक्चर तो पढ़ा ही है। हाँ, यानी हम आए, यस, यानी हम आएंगे ईस्टर्न साइड पे। तो पाल स्कूल जो है ये हम देखते हैं किस तरह से काम कर रही थी। तो पाल स्कूल ऑफ आर्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये 750 से 1150 एडी के वक्त आई। आने के साथ साथ ज़्यादातर इसमें मैन्युस्क्रिप्ट्स थे। अब मैन्युस्क्रिप्ट्स यानी इस तरह से, ये देखिए लिखे हुए, इसको मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं, हाथ से लिखे हुए हैं, ये है पूरे मैन्युस्क्रिप्ट्स। इसमें मैन्युस्क्रिप्ट्स देखने मिलते हैं पाल स्कूल में। उसके अलावा ये लोग जो बनाते हैं वो जनरली पाम लीव्स पे बनाते हैं या वेलम पेपर पे बनाते हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पाम लीव्स पे बनाया जा रहा है। पाम लीव्स जो है वो तो एक पत्ता है, आप जानते हैं, बट वेलम पेपर क्या होता है, किसी को आइडिया है तो बताइए, या फिर मैं बता दूंगा। कोई बताना चाहेगा वेलम पेपर के बारे में? यस, एनीवन? ओके, चलिए मैं बता देता हूँ। वेलम पेपर यानी वो पेपर जो एनिमल के स्किन से बनता है। एनिमल के स्किन से बना हुआ पेपर वेलम पेपर कहते हैं। ये अच्छे से याद रखिएगा अगले इसमें। सो वेलम पेपर यानी एनिमल के स्किन से बना, या फिर पाम लीफ, दोनों केस में बनाए जाते थे। अब आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे देखने मिल रही है। अब कुछ चीज़ें ऐसी है जैसे कि हम देखेंगे कि यहाँ साइनस स्टोन्स देखने मिलते हैं। अब साइनस स्टोन्स क्या होते हैं, ये भी एक जो पेंटर होते हैं उन्हें ये चीज़ें पता होती है। साइनस यानी हम, साइनस स्टोन्स यानी हम कहेंगे जिसमें बहुत कर्व्स होते हैं, लाइंस यानी जिसमें बहुत कर्व्स होते हैं, या फिर जिसमें बहुत टर्न्स होते हैं। इस तरह की लाइंस ज़्यादातर यहाँ पे बनाई जाएगी। जैसे कोई भी आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसमें ज़्यादातर टर्न्स दिए जाते हैं जनरली, ये हमें देखने मिलता है। और सबड्यूड टोन्स होते हैं, यानी बहुत टोनिंग जो है वो बहुत क्लियर नहीं होती है। जैसे हम बोलते हैं कि जैसे क्या शार्पनेस उतनी नहीं देखने मिलेगी, थोड़ा सा ये सबड्यूड होंगे इनके टोन्स। तो इनके टोन्स थोड़े सबड्यूड होते हैं, बहुत शार्प नहीं होते हैं। इस तरह से पाला स्कूल वालों का आपको देखने मिलता है। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि कुछ यहाँ पे जो फिगर्स देखने मिलते हैं वो लोनली सिंगल फिगर्स होते हैं। यहाँ पे ज़्यादातर ऐसे लोनली फिगर्स आपको देखने, बहुत सारे लोगों से घिरे हुए नहीं है, ठीक है। ये पेंटिंग में कोई एक और साथ में भी है, बट ज़्यादातर ही, कुछ कुछ एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं, बट ज़्यादातर इनकी मोस्ट ऑफ द पेंटिंग्स में लोनली सिंगल फिगर्स देखने मिले हैं। और रेयरली यहाँ पे, ऐसा मैंने बताया ना, यहाँ दो लोग हैं ज़रूर, ठीक है, एक कोई भी होगा, ये तो उनकी हेल्पर हैं, बट ग्रुप वाली तो यहाँ पे बहुत रेयर है। आप पाल स्कूल में जाओगे तो ग्रुप वाली पेंटिंग्स यहाँ बहुत ही रेयरली आपको देखने मिलेगी, ये भी याद रखिएगा। ये जो जिसने चलाया वो प्रमोटेड बुद्धिज़्म। पाल आपने पढ़ा है, पाल और सेन। तो पाल वाले जो है वो आपको पता है कि वो बुद्धिज़्म को फॉलो करने वाले लोग थे, रूलर्स। तो वो बुद्धिज़्म से रिलेटेड ही पेंटिंग्स ज़्यादातर बनाते हैं। तो पाल के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आए तो बुद्धिज़्म को माइंड में रख के ही इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो ये थी पहली स्कूल जिसे कहा जाता है पाल स्कूल। अब दूसरी स्कूल में अगर हम जाएंगे तो सेकेंड स्कूल, जैसे आपने ये बोल दिया कि ये ईस्ट में डेवलप हुई है, तो दूसरी वेस्ट की ही होगी। तो वेस्ट वाली जो स्कूल है उसे कहा जाता है अपभ्रांसा स्कूल ऑफ आर्ट। वेस्ट में अगर हम आएंगे तो गुजरात और मेवाड़ का जो रीजन है राजस्थान का, वहाँ पे फ्लोरिश हुआ है ये आर्ट, जिसे कहा जाता है अपभ्रांसा स्कूल। अपभ्रांसा स्कूल जो है, इट वॉज, ये हम कहेंगे प्रीडोमिनेंट स्कूल ऑफ पेंटिंग इन वेस्टर्न इंडिया ड्यूरिंग 11th to 15th सेंचुरी। इसमें जो थीम आपको देखने मिलती है वो है जैनिज़्म से रिलेटेड थीम्स। जैनिज़्म से रिलेटेड थीम्स देखने मिलती है, बट ऐसा नहीं कि सिर्फ जैनिज़्म से है। धीरे धीरे, यानी हम कहेंगे लेटर, वैष्णव स्कूल ऑल्सो यूज्ड दिस थीम्स, है ना। तो हम कहेंगे धीरे धीरे वैष्णव स्कूल जो है ये भी आया, और वैष्णव स्कूल वालों ने जब ये आर्ट यूज़ करना शुरू किया तो उन्होंने ज़्यादातर गीता गोविंद,
और सिक्युलर लव, इसको दिखाने की कोशिश की। अब गीता गोविंद जो है वो श्री कृष्ण के बारे में है, कुछ स्टोरीज आपको देखने मिलती है। तो ये सब स्टोरीज को पेंटिंग्स में निकाला जाता है। उसके अलावा एक सिक्युलर लव दिखाया जाता है। लव जो होता है उसमें कोई रिलीजन वाली बात नहीं है। श्री कृष्ण और राधा अगर है तो वो वहाँ कोई रिलीजन नहीं आ रहा है लव में, वो लव है इसीलिए लव है, इसलिए यहाँ पे सिक्युलर लव। और गीता गोविंद इस पे ये ज़्यादातर पेंटिंग्स बनाते हैं। वैष्णव है, वैष्णव यानी लॉर्ड विष्णु के ही फॉलोअर्स होते हैं, और वन ऑफ द इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु ये श्री कृष्ण है, लॉर्ड कृष्ण या लॉर्ड राम है, ये सब यहाँ पे हमें देखने मिलते हैं। उसके बाद अर्ली पेंटिंग्स जो है ये पाम लीफ पे बनाते थे। धीरे धीरे जब पेपर आने लगा तो पेपर पे भी इन्होंने पेंटिंग्स बनाना शुरू कर दिया। ये भी हमें यहाँ पता चलता है। ये पता चलने के साथ साथ आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ जो कलर यूज किए जाते हैं वो कलर्स, यानी आप देखोगे कि हाँ, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस तरह से आपको डिवाइन का कलर जैसे ब्लू और ये सब, यानी हर कलर का कुछ ना कुछ सिंबॉलिक मीनिंग होता है। रेड, येलो, ऐसे कलर से आप यूज़ करते हैं। जैसा गुस्सा दिखाना है तो रेड में आप दिखा सकते हैं कोई गुस्से में है, ब्लू दिखाना है तो डिवाइन का कलर, ऐसा भी इसमें देखा जाता है। ह्यूमन की जो आइज़ होती है, आप अगर इस पेंटिंग को पहचानना चाहते हो, कोई भी आप पेंटिंग देख रहे हो जिसमें ह्यूमन की आइज़ जो है वो फिश शेप्ड की आइज़ है, देखिए यहाँ पे ये एकदम फिश लग रही है, इनकी आइज़ देखिए एकदम फिश की तरह लग रही है। फिश शेप्ड आइज़ होती है मोस्ट ऑफ दी। उसके अलावा हम देखेंगे कि नोज़ एकदम पॉइंटेड होता है। यहाँ पे नोज़ को देखिए आप, एकदम पॉइंटेड नोज़ है, एकदम पॉइंटेड नोज़ है। वो होने के साथ साथ डबल चीन होती है और एंगुलर फेसेस होते हैं। चीन के तरफ देखिए, यहाँ पे चीन कोई ऐसी एकदम ये नहीं है, एकदम यहाँ पे डबल चीन देखने मिल रही है। और यहाँ पे फेसेस एकदम साइड प्रोफाइल में नहीं है, फेसेस जो है वो एंगुलर फेसेस है। एंगुलर यानी इनकी दूसरी आँख भी दिख रही है अगर आप अच्छे से देखो तो। इस तरह से फेसेस जो है, फेसेस आर एंगुलर। तो एंगुलर फेसेस हमें देखने मिलते हैं इनके इसमें, जबकि आपको यहाँ भी कुछ एंगुलर फेसेस ही देखने मिल रहे थे, बट यहाँ पे कुछ फीचर जो आपने देखे वो इनके अलग ही फीचर्स है। और यहाँ पे फिगर जो एकदम स्टिफ है, इसमें देखिए स्टिफ, इसने इस तलवार को पकड़ा है बट एकदम स्टिफनेस के साथ पकड़ा है। ऐसा बहुत ज़्यादा आपको ये नहीं दिख रहा है कि वो बहुत फ्लेक्सिबल है, एकदम स्टिफ है। ये भी एकदम स्टिफ है। इस तरह से स्टिफ बनाते हैं ये लोग। स्टिफ बनाने के साथ साथ ऑर्नामेंटेशन बहुत केयरफुली करते हैं। देखिए इनके कान में बराबर पहनाया हुआ है, इनके कान में देखिए ऑर्नामेंटेशन बहुत सोच समझ के किया जाता है यहाँ। और अगर हम यहाँ पे देखें, यानी आप देखिए ऑर्नामेंटेशन और ये सब तो हमने देखा, बट स्टिफनेस भी हमने देखा। अगर आप यहाँ पे बात करेंगे ज़्यादातर फीमेल फिगर्स की, तो यहाँ पे फीमेल फिगर्स में हिप और ब्रेस्ट जो है थोड़े से बड़े दिखाई देते हैं आपको, है ना। तो ये कुछ इनके फीचर्स है जिससे आप इजीली पहचान सकते हैं कि अपभ्रंश की है। और आपको एनिमल और बर्ड जो इसमें दिख रहे हैं, देखिए एनिमल्स को देखिए, ये टॉय जैसे है, ये कोई टाइगर नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि टॉय में का कोई टाइगर उठा के रख दिया, ये इनकी स्पेशलिटी है। तो एनिमल्स और बर्ड्स को रिप्रेजेंटेड एज टॉयज़, ये भी इनका एक बहुत बड़ा एक हम कहेंगे कि फीचर है। सो इस तरह के फीचर अपभ्रंशा स्कूल में देखने मिलते हैं आपको। तो यहाँ पे आपने देखा अपभ्रंशा स्कूल, जिसमें एंगुलर फेसेस से लेके फिश वाली आइज़, फिश शेप की आइज़ या फिर पॉइंटेड नोज, डबल चीन, फीमेल है तो एनलार्ज्ड हिप्स एंड ब्रेस्ट, उसके अलावा एनिमल जो है वो टॉय की तरह दिखाना, स्टीफनेस होना, ये सब चीज़ें हमें बताता है कि ये अपभ्रंशा स्कूल वाले हैं। सो दिस इज़ अबाउट अपभ्रंशा स्कूल ऑफ आर्ट विच फ्लोरिस्ड इन द रीजन ऑफ गुजरात एंड मेवाड़। मेवाड़ जो है वो राजस्थान का। सो ये दो स्कूल्स हमने पढ़े। ये दो स्कूल्स अगर देखते हैं तो ये बहुत पहले के स्कूल्स हैं, इनको अर्ली मिनिएचर्स कहते हैं। पेंटिंग्स का जो टाइम है वो भी कैसे डिवाइड किया गया है, देखिए मिनिएचर की भी बात करें तो एक आता है अर्ली मिनिएचर। अर्ली मिनिएचर में आप दो स्कूल्स को पढ़ते हैं, एक होती है पाला स्कूल, एक होती है अपभ्रंशा स्कूल। अर्ली मिनिएचर के बाद अगर हम और आगे बढ़े तो एक ट्रांजिशन फेज आता है, जिसमें इस्लामिक रूलर आने के और हमारा यहाँ पहले का जो टाइम था उसके बीच का फेज, जिसे ट्रांजिशन फेज कहा जाता है। और तीसरा यहाँ पे हम देखते हैं वो है दिल्ली सल्तनत वाला फेज, जब दिल्ली सल्तनत आता है। और उसके बाद एक आता है वो होगा मुग़ल ईरा। मुग़ल ईरा में बनता है। मुग़ल ईरा में रुके ही नहीं तो पेंटिंग तो और भी आगे बढ़ती रही। ये पेंटिंग मुग़ल ईरा के साथ आगे ये मॉडर्न पेंटिंग में भी देखने मिली। सो कुछ मॉडर्न पेंटिंग्स भी हमें देखने मिल सकती है इसी में। उसके अलावा साउथ में कुछ पेंटिंग है।
तो ये जितनी भी चीज़ें है ना, मुग़ल के बाद मॉडर्न आया, और मुग़ल के वक्त भी कुछ उनके कंटेम्प्रेरी जैसे राजस्थान में थे, साउथ में थे कुछ, यानी मुग़ल नहीं तो बाकी रूलर्स, लोकल रूलर्स, उनकी भी पेंटिंग्स हमें देखने मिलती है इनके साथ साथ। तो ये एक बेसिक क्लासिफिकेशन है, इसको और डिटेल में आप क्लासीफाई कर पाएंगे जब आप इस टॉपिक को ख़त्म कर लेंगे। सो चलिए हम इस टॉपिक के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमने देखा कि 2 अर्ली मिनिएचर के बाद एक ट्रांजिशन पीरियड आ गया। ट्रांजिशन पीरियड यानी ये देखा गया कि मुस्लिम रूलर्स या फिर इस्लाम इंडिया में आता है। सो इंडिया में जब इस्लाम आया तो आर्किटेक्चर भी बदलने लगा, वैसे ही पेंटिंग्स में भी कुछ चेंजेस आने लगे। पेंटिंग में जो चेंजेस आने लगे वो ये थे कि अब ट्रांजिशन फेज में क्या होगा कि अर्ली मिनिएचर्स और जो हम कहेंगे मुस्लिम रूलर्स, उन दोनों के ट्रांजिशन फेज यानी ये बीच का फेज, एकदम ये सेटल होने के पहले वाले फेज में इन दोनों का मिक्सचर देखने मिलेगा। सो हम कहेंगे कल्चरल सिंथेसिस यहाँ पे हो गया। कल्चरल सिंथेसिस टुक प्लेस, और इसको वीरभद्र टेम्पल जो है उसमें इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपको देखने मिल सकता है इस पेंटिंग्स का। यानी यहाँ पे अगर देखा गया तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हुई, और कुछ चीज़ें जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टाइल जैसे है। अब देखिए, स्टाइल वाज लाइक लेपाक्षी पेंटिंग्स में बहुत अर्थली टोन्स या फिर अब्सेंस ऑफ प्राइमरी कलर्स इस तरह से भी देखने मिले। कलर्स जो होते हैं ये फ्लैट मैनर में लगाए जाते हैं, ये याद रखिएगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा कोई हम ये कहेंगे कि शेडिंग और ये सब ज़्यादा नहीं होती, फ्लैट मैनर में कलर को अप्लाई कर देते हैं। आउटलाइन जो होती है वो डार्क देखने मिलती है। यहाँ पे आपको आउटलाइंस देखने मिल रही है, इनकी काफ़ी डार्क आउटलाइन देखने मिलती है। और फेस अब एंगुलर से और ज़्यादा एंगल में आ गया, जो कि 3/4 एंगल में आ जाता है। 3/4 एंगल में फेस गोल ही दिखेगा, एक बस एक और दूसरी आँख यहाँ दिख सकती है इस तरह से, और यहाँ पे आपको नाक और यहाँ पे इस तरह से दिख सकता है। इसे हम कह सकते हैं ये रहेगा एक 3/4 एंगल। 3/4 एंगल में यहाँ फेसेस आपको दिख रहे हैं इन लोगों के, और भी थोड़े, पर एकदम फ्रंट में भी अभी तक नहीं आए हैं, ये 3/4 एंगल में ही रहे हैं। और लैंडस्केप जो है, आप यहाँ पे पीछे भी इनके देखोगे तो फुल ऑफ वेजिटेशन है। बैकग्राउंड यहाँ पे पूरा है जिसमें ट्रीज, रॉक एट्सेट्रा, ग्रास कुछ भी हो सकता है, तो वेजिटेशन वाली यहाँ पे चीज़ें देखने मिलेगी। इस तरह की कुछ पेंटिंग्स देखने मिली जो जबकि कल्चरल सिंथेसिस हुआ उस वक्त। सो हम ये कहेंगे कि यानी आप कुछ भी देखिए इसमें, बट एक चीज़ ये है कि यहाँ पे ये जो इनके फीचर्स है ये आप इनको देख के समझ पा रहे हैं। इनके ड्रेसेस में भी आप देख रहे हैं कि पहले के ड्रेसेस में जब अर्ली वाला इसमें और इसमें थोड़े से चेंजेस आए हैं, क्योंकि ये जो ड्रेसेस आपको देखने मिल रहे हैं ये कहीं ना कहीं इस्लाम रूलर्स जिस तरफ से आए थे उस तरफ के ये ड्रेसेस थे। अभी ड्रेसेस जो है इसमें भी चेंजेस आए, पेंटिंग के स्टाइल में भी चेंजेस आए, इस तरह के चेंजेस आते गए। इवन यहाँ पे आप जो लैंग्वेज देख रहे लिखी हुई ये भी यहाँ पे बदलती हुई दिखती है। इस तरह की कुछ चीज़ें हमें ट्रांजिशन पीरियड मिनिएचर में देखने मिला। अब धीरे धीरे शुरू हुई थी जब डायनेस्टीज दिल्ली सल्तनत की, तो दिल्ली सल्तनत में हम कहेंगे कि दिल्ली सल्तनत के पास वैसे भी ज़्यादा टाइम नहीं था कि वो आर्किटेक्चर ज़्यादा बना पाए। हमने ये भी देखा, क्योंकि देखिए सेटल करने में ही उन्हें टाइम लग रहा था रूल, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग दिल्ली सल्तनत पे लोग आ रहे थे। अब उस कारण एक रूलर को ये बहुत पॉसिबल नहीं हो रहा था कि वो आर्ट और आर्किटेक्चर की तरफ ज़्यादा ध्यान दे, बट इतना तो थोड़ा सा पॉसिबल था कि थोड़ा तो देना ही पड़ेगा। सो थोड़ा सा दिया, तो दिल्ली सल्तनत में कुछ ज़्यादा देखने तो नहीं मिला, बस इतना देखने मिला कि यहाँ पे आपको मेनली जैसे मैन्यूस्क्रिप्ट तो दिख ही रही है, यहाँ देखिए लिखा हुआ चीज़ें तो यहाँ पे है ही प्रेजेंट। उसके साथ साथ यहाँ सिंथेसिस बहुत ज़्यादा हो गया। पर्शियन यानी वहाँ से जो लेके आए थे अपने स्टाइल, उसको इन्होंने इंडियन ट्रेडिशनल स्टाइल्स के साथ मिला दिया। यहाँ पे देख रहे हैं तो ट्रेडिशनल स्टाइल्स की भी कुछ पेंटिंग्स आपको देखने मिल रही हैं, और यहाँ पे आपको कुछ यहाँ पे पर्शियन एलिमेंट्स भी दिख रहा है। तो सिंथेसिस टुक प्लेस ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत, ये हमें यहाँ पे पता चलता है। सो यहाँ पे ये हो सकता है, और ये होने के साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि सिंथेसिस तो हुआ, बट यहाँ पे और भी कुछ चीज़ें थी। यानी हम ये कहेंगे कि और भी जैसे कि मुग़ल हो गए, राजपूत हो गए, डेक्कन हो गए, ये सब लोगों की भी अलग अलग पेंटिंग्स देखने मिली। अब मेनली क्या हुआ कि बाद के जो लोग आए, बाद में जो आर्टिस्ट आए, उन्होंने जो स्टाइल थी सल्तनत आर्ट की उसको बोरो तो किया। स्टाइल्स इसी तरह से दिखेगी, ये स्टाइल को बोरो तो किया बाद के रूलर्स ने, जैसे हम कहेंगे मुग़ल हो गए, राजपूत हो गए, डेक्कन हो गए, इन्होंने बोरो तो किया, बट इसमें कुछ बोरो करके
कुछ डेवलप्ड भी किए अपने ओन स्टाइल, है ना। तो हम कहेंगे बोरो करते हैं इनके आर्ट को और प्लस डेवलप करते हैं अपनी ओन स्टाइल आगे के लोग। सो इनका सिर्फ इतना रहा कि पर्शियन एलिमेंट को इन्होंने ट्रेडिशनल एलिमेंट से जोड़ दिया और ये बन गई दिल्ली सल्तनत की एक पेंटिंग जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें भी ज़्यादा कुछ ऐसे चांसेस नहीं होते, क्वेश्चन उतने नहीं आते क्योंकि यहाँ पे कुछ उतनी पेंटिंग्स बनी ही नहीं। मुग़ल ईरा की पेंटिंग्स, मुग़ल को टाइम मिला, बट आपको पता है मुग़ल भी कौन से मुग़ल को ये टाइम मिले, तो ये आप बताइए कौन से मुग़ल को सबसे यानी टाइम मिला कि वो आर्किटेक्चर और आर्ट में अपना टाइम दे सके, और आर्किटेक्चर में अकबर। यानी हर चीज़ अकबर के तरफ से शुरू हुई होगी। ठीक है, अकबर को बहुत इंटरेस्ट नहीं था, जहांगीर को बहुत इंटरेस्ट था पेंटिंग में, मैंने आपको ये भी बताया। तो आर्किटेक्चर हो या पेंटिंग हो, मुग़ल में इसकी शुरुआत करने का मौका मेनली हम कहेंगे अकबर को मिला था। बट इसके पहले ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। अब सबसे पहले मुग़ल ईरा जब आया इंडिया में तो इसमें और भी चेंजेस आए। पहले फोकस जो होता था वो भगवान पे ज़्यादातर होता था। यहाँ पे आप देख रहे हैं भगवान है, यहाँ पे आप देख रहे हैं भगवान है, यहाँ भी भगवान है। अब यहाँ पे मुगल्स ने ये चेंज किया कि भगवान से ये जो चीज़ें ये उठा के रूलर को ग्लोरीफाई करने के लिए पेंटिंग्स बनाई। जैसे आपको रूलर्स की पेंटिंग देखने मिल रही है या फिर कुछ हिस्टोरिक इवेंट्स दिखाने की पेंटिंग्स की कोशिश की, या कोर्ट रिलेटेड पेंटिंग्स बनाने की कोशिश करते हैं। इस तरह से ये लोग यहाँ पे देख रहे हैं कोर्ट रिलेटेड, कोर्ट है, कोर्ट में कुछ चल रहा है ना। तो ये देखिए कोर्ट है, कोर्ट में कुछ चल रहा है। इस तरह की पेंटिंग्स बनाने की मुग़ल ने कोशिश की। अब मेनली क्या हुआ कि मुग़ल के इसमें कलर्स जो यूज़ होता था वो ब्रिलियंट कलर था। यहाँ पे कलर बहुत बेसिक कलर का यूज़ ना करते, इनके कलर्स बहुत ही अलग थे। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ आपको ज़्यादातर जो कलर है वो प्राइमरी कलर्स से अलग ही कलर दिख रहे हैं पूरे। तो कलर्स इनके बहुत ब्रिलियंट कलर्स है और लाइन ड्राइंग में तो बहुत एक्यूरेसी है। साइनस सबड्यूट टोन्स ऐसा बिल्कुल नहीं है, शार्पनेस भी रहेगा और इनके जो लाइन ड्राइंग रहेगी वो भी बहुत एक्यूरेट रहेगी। और यहाँ पे भी एक टेक्निक जो यूज़ होती है वो होती है फोर साइटिंग टेक्निक। बट यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैंने आपको बताया था, आप कहीं से भी देखिए आपको हर जगह एक जैसा ही दिखेगा। सो यहाँ पे बुक में ही उन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं। जैसे अब तक तो फोर साइटिंग लिखते थे, मैंने आपके नोट्स में भी आपको चेंजेस करके दिए हैं, बट एक्चुअली इसको फोर शॉर्टनिंग कहते हैं, फोर शॉर्टनिंग कहेंगे, है ना। तो फोर शॉर्टनिंग टेक्निक इसको कहना चाहिए। तो फोर शॉर्टनिंग यानी आप कहीं से भी देखिए एक जैसा ही दिखेगा ये पेंटिंग, तो ये ऊपर का और ये नीचे का एक जैसा दिखेगा। तो फोर शॉर्टनिंग टेक्निक जैसे कि आप आर्किटेक्चर में बनाते थे वैसे ही इसमें बनाते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट्स वर ड्रॉन इन अ वे दैट दे लुक क्लोजर एंड स्मॉलर देन दे आर, है ना। तो ये बहुत पास में दिखते हैं और छोटे दिखते हैं जितने वो है नहीं। सो इस तरह की कुछ चीज़ें यहाँ पे करने की कोशिश की जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि छोटी सी ही चीज़ में बहुत चीज़ें दिखाना है तो आपको इस तरह से दिखाना पड़ेगा थोड़ा छोटा छोटा। तो ये होता है ऐसा। जैसे आपने मिरर देखा होगा किसी कार का, उसमें लिखा ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। उसी तरह वही हम कहेंगे कि एक मिरर में जो चीज़ें हैं वो दूर इसलिए दिख रही है आपको कार के क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें दिखनी चाहिए पीछे। अगर बड़ा बड़ा सब दिखेगा तो छोटे छोटे यानी बहुत एरिया कवर नहीं करेगा वो मिरर। तो इसलिए फोर शॉर्टनिंग टेक्निक जो है उसे यूज़ करना पड़ता है। तो फोर शॉर्टनिंग टेक्निक मुगल इरा मिनिएचर आर्ट में हमें देखने मिलती है। तो चलिए एक एक रूलर को पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो रूलर हमें देखने मिलते हैं अर्ली मुगल पेंटिंग में वो थे बाबर। बट बाबर ने बहुत कुछ किया नहीं। बट मैं ये नहीं बोलूँगा कि कुछ भी नहीं किया, बाबर ने थोड़ा तो किया है। बाबर डिड नॉट हैव मच टाइम क्योंकि बाबर लड़ाइयाँ लड़ते रहे। 1526 में बाबर ने लड़ाई लड़ी, 1527 में दूसरी लड़ाई लड़ी, 1528 में तीसरी लड़ी, 1529 में एक और लड़ी और 1530 में बाबर की ही डेथ हो गई। बाबर के पास बिल्कुल टाइम नहीं था। पानीपत से शुरू करते और एक लड़ाई लड़ते लड़ते पूरे इंडिया को कैप्चर करते। ये कौन सी लड़ाई थी आप वैसे मेरे जब मिडीवल के लेक्चर देखोगे या आपने मिडीवल को जब पढ़ोगे तो आपको ये सभी लड़ाइयाँ पता चल जाएगी। 1526 से शुरुआत की थी जो कि हम कहेंगे इंडिया में लड़ाई करने की पानीपत। 1527 26 है ना, और 1527 28 कोई बता सकता है और 29 जिन्होंने मिडीवल इंडिया किया होगा वो बताएंगे, या फिर जो बाद में आप जब करोगे तब इसको बराबर याद रखिएगा। सो बाबर के पास टाइम नहीं था, है ना। तो बाबर के पास टाइम नहीं था
सो हाँ, और 1526 में एकदम बराबर बोला आपने, वेरी गुड, जो कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत थी, जहाँ से बाबर का रूल की शुरुआत हुई। शुरुआत होने के बाद टाइम नहीं होने के कारण अपने कुछ पर्शियन आर्टिस्ट को लेके आए थे जिन्हें बीजार्ड कहा जाता है। अब बीजार्ड जो लोग थे वो कहीं ना कहीं एक ही चीज़ के लिए रखे थे कि मुगल का फैमिली ट्री बना सके। फैमिली ट्री यानी कहाँ से है, कौन कौन रूलर से, क्या क्या है, ये सब बना सके। ये चीज़ें यहाँ पे बनाई गई थी बीजार्ड के द्वारा। सो बीजार्ड जो है वो हम कहेंगे बाबर ने लाए हुए कुछ आर्टिस्ट थे। हुमायूं जो थे वाइल एट शाह अब्बास कोर्ट। अब मैंने आपको बताया जो हुमायूं थे, हुमायूं जब रूल करते थे मुगल रूलर करके, तो इनको ये कहीं ना कहीं सूरी एम्पायर के शेर शाह सूरी ने इन पे अटैक कर लिया था। ये डिप्यूटेड हुमायूं, हुमायूं को जब इन्होंने हरा दिया शेर शाह सूरी ने, तो सूरी एम्पायर शुरू हो गया। तो अब ये पक्का नहीं था कि मुगल रूल जो है वो फिर से आएगा या ख़त्म हो जाएगा। बट जब शेर शाह सूरी की डेथ हुई, फिर कुछ और सक्सेसर आए, फिर कुछ टाइम देख के, बराबर टाइम देख के जो हुमायूं थे उन्होंने फिर से अटैक किया। अब अटैक करने के बाद सूर्य एम्पायर पे वो जीत गए, और जीतने के बाद उन्होंने अपना किंगडम सेटल किया। बट उसके अगले ही साल उनकी डेथ हो गई, नेक्स्ट ईयर ही डाइड, है ना। सो उनका पैर स्लिप हो गया और वो स्टेयर्स से गिर गए अपने लाइब्रेरी के, और उसके कारण उनकी डेथ हो गई। तो उनके बेटे जो थे अकबर, उन्होंने फिर रूल संभाला। बट हुमायूं ने जब सूर्य एम्पायर ने जब हुमायूं को हराया, तो हुमायूं कहीं और चले गए, वो पर्शिया में चले गए कुछ टाइम के लिए, तब तक के लिए, है ना। तो वो शाह अब्बास के कोर्ट में रहे, वहाँ के रूलर शाह अब्बास के जब कोर्ट में रहे तो उनको कुछ पेंटर्स वहाँ के बहुत पसंद आ गए। जब हुमायूं को शाह अब्बास के कोर्ट के पेंटर्स पसंद आए तो उसमें से 2 पेंटर्स को अपने साथ लेके आए, अब्दुस समाद करके है और मीर सैयद अली। इन दोनों को ही मीन्स हम कहेंगे कि केम बैक विथ देम, ये दोनों के साथ ही केम बैक टू इंडिया, और इनको उन्होंने बोला कि कुछ पेंटिंग्स बना। बट आपको पता है कि इंडिया में आने के बाद ज़्यादा देर रह नहीं सकते, उनकी डेथ हो गई जल्दी ही, इस कारण अब वो बहुत कुछ बना नहीं पाए थे। बट हम ये कहेंगे कि ये लोगों ने फिर हम कहेंगे कि इन लोगों ने फिर अकबर के वक्त कुछ चीज़ें बनाई, है ना। तो अकबर के वक्त कुछ चीज़ें बनाई गई बाय दीज पेंटर्स। सो यहाँ पे हमने ये जो देखा, तो इसी में आगे अगर हम बढ़ते हैं तो अब शुरू होता है मेन अकबर का टाइम। अब अकबर का जब टाइम था, सो हम अब देख सकते हैं कि अकबर के टाइम में काफ़ी सारी पेंटिंग अभी डेवलप होते हुए आपको वैसे भी दिखने वाली है। अब जो अकबर के टाइम पे पेंटिंग्स डेवलप होती है उसको आपको थोड़ा सा अच्छे से समझना है, अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि अकबर के कोर्ट में पेंटिंग अगर शुरू होती है मुगल की तो इस पे क्वेश्चन आने के चांस है, और यूपीएससी में इस पे क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। सो देखते हैं अकबर के वक्त। अकबर के वक्त अगर देखेंगे तो अकबर को आर्ट का काफ़ी एक हम कहेंगे कि इंटरेस्ट दिखा है। हम कहेंगे उनको काफ़ी पसंद आते थे आर्ट। जैसे कि हम देखेंगे आर्किटेक्चर में भी अकबर ने काफ़ी चीज़ें बनाई, पेंटिंग्स में भी वो पीछे नहीं रहे। ये बात अलग थी कि हुमायूं ने उनसे ज़्यादा किया, क्योंकि हुमायूं को खुद को इंटरेस्ट था, इनको खुद को इंटरेस्ट नहीं था, यानी खुद नहीं बना सकते थे। बट इनको आर्टिस्ट का आर्ट देखने में काफ़ी इंटरेस्ट था। तो अकबर ने क्या किया, कुछ कारखानास बनाने शुरू किए। कारखाना की बात करें तो ये वर्कशॉप थे, यानी हम ये कहेंगे कि कारखाना, या फिर इसको अभी एक नया वर्ड भी दिया गया है, पहले इसको कारखाना ही कहा जाता था, तो अभी इसको तस्वीर खाना ये वर्ड यहाँ पे मिला है। कारखाना यानी हम ये कह सकते हैं कि जैसे एक वर्कशॉप, है ना। तो तस्वीर खाना उन्होंने बनाए, तस्वीर खाना या फिर हम कहेंगे वर्कशॉप उन्होंने बनाया। अब वर्कशॉप में क्या करते हैं कि वो कुछ आर्टिस्ट को कहते थे कि आप आइए मेरे कोर्ट पर, अपनी स्टाइल डेवलप कीजिए। आर्टिस्ट सोचेंगे यार वहाँ जाएंगे तो हम खाएंगे या फिर हमको क्या मिलेगा, तो वो उनको सैलरी देते थे। सो वो उनको सैलरी देते थे अपने वर्कशॉप में काम करने के लिए, और वो कहते थे कि आपको काम क्या करना है वर्कशॉप में, खुद की स्टाइल डेवलप करना है, खुद के पेंटिंग का जो टेक्निक है उसे डेवलप करना है, और आपको बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाना है। अब अपनी स्टाइल डेवलप करने देते थे, पेंटर्स को सैलरी भी मिलती थी, तो वो यहाँ आ भी जाते थे। उसके अलावा बहुत अच्छे जो पेंटर्स होंगे उनको ये अवार्ड्स भी देते थे। देखिए अवार्ड रिवॉर्ड ये देना चाहिए, तभी तो बहुत अच्छे से और भी लोग अपनी स्टाइल डेवलप करेंगे। सो ये होने के कारण हम कहेंगे कि अकबर जो थे उनको पेंटिंग एक हम कहेंगे स्टडी करने के लिए कुछ चीज़ें, जैसा अब उन्हें कुछ स्टडी करना है, सो पिक्चर्स में स्टडी करने में उनको पसंद था। उसके साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि उनको
एंटरटेनमेंट के लिए भी बहुत अच्छी लगती थी पेंटिंग। पहले का जो टाइम था उस वक्त टीवीज़ और ये लैपटॉप्स या फिर मोबाइल्स ये सब नहीं थे, तो ये लोग पेंटिंग्स को देख के ही अपना अम्यूज़मेंट का उनका एक सोर्स बन चुका था पेंटिंग। सो इसलिए पेंटर्स को रखते थे। उसके साथ साथ ही रिकॉग्नाइज द ब्यूटी ऑफ दोज आर्टिस्ट हु हैव वर्कड फॉर प्रीवियस रूलर्स। ऐसा नहीं है कि आपने पिछले रूलर्स के लिए काम किया तो आप चले जाइए, आप यहाँ पे आपके लिए कोई जगह नहीं है। बट अकबर कहते थे आपने पुराने लोगों के लिए काम क्यों ना किया हो, बट यस आवाज़ आ रही है आप सबको? यस यस, एक्चुअली थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था, सो इसलिए मैं पूछ रहा था। ओके ओके, चलिए आवाज़ आ रही है। बस 1 मिनट के दीजिएगा आप, मैं यहाँ पे इसको स्क्रीन को शेयर कर लेता हूँ। स्क्रीन दिखने के बाद एक बार बता दीजिएगा स्क्रीन दिख रही है करके। यस यस, चलिए थैंक यू। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं। हाँ, सो उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि पिछले कुछ रूलर्स थे, वो रूलर्स यहाँ पे अच्छे से काम कर रहे हो या जो भी हो, पुराने प्रीवियस रूलर्स के लिए काम किया था, बट वो काम उनका अच्छा था। तो अकबर ऐसा नहीं कहते थे कि आपने पुराने रूलर्स के लिए काम किया तो आपके लिए यहाँ कोई जगह नहीं। पुराने रूलर्स के लिए जिन आर्टिस्ट ने काम किया उनको भी वो जगह देते थे अपने तस्वीर खाना में। वो कहते थे कि आप आइए और अपना आर्ट डेवलप कीजिए। यही चीज़ें थी कि जो लोग, यानी आप देखिए मुगल आए, मुगल आने के कारण कुछ लोकल रूलर्स थे, उनके जो एरिया थे, सपोज ये ए नाम का एरिया, ये मुगल के अंडर चले गया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ का रूलर तो खत्म हो गया, बट यहाँ के कुछ आर्टिस्ट थे, आर्टिस्ट लोगों को अभी कहीं जगह नहीं मिल रही थी। तो अकबर ने बोला कि आपको डरना नहीं, आप आइए मेरे वर्कशॉप में आप काम कीजिए। इसीलिए यहाँ से शुरुआत हुई बहुत ज़्यादा कि इंडियन इन्फ्लुएंस मुगल पेंटिंग में दिखने लगा। क्योंकि अकबर इवन आर्किटेक्चर में भी अगर देखा तो कुछ बहुत सारे ऐसे आर्किटेक्चर्स थे जिनको अकबर ने कहा, लोकल आर्किटेक्चर्स, कि आप आइए और यहाँ पे बनाइए। इसीलिए अकबर के आर्किटेक्चर में भी हमें ज़्यादातर इंडियन इन्फ्लुएंस देखने मिलता है। तो ये अकबर का एक पॉलिसी थी जो हम कह सकते हैं। उसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि 3 डायमेंशनल फिगर्स यहाँ पे बनाई जा रही थी। 3D तो आपको पता है कि 2 एक्सिस में नहीं बनती है। अगर मैं ये कहूँ तो ये हो गया 2D, सॉरी, अगर मैं ये कहूँ तो ये हो गया 2D, अगर मैं इसी को इस तरह से बनाऊँ तो ये हो गया 3D। आपको तो पता ही है ऐसा 2D है ना, और इस तरह से जो आप बनाते हैं ये हो गया 3D ना। तो ठीक है, मैं बहुत अच्छे से नहीं बना पा रहा हूँ, बट इस तरह से 3D बनते हैं। सो यहाँ पे जो इन्फ्लुएंस 3D पिक्चर पेंटिंग्स आपको और 4 साइटिंग टेक्निक्स आपको ज़्यादातर देखने यहाँ पे मिल सकती हैं। उसके अलावा यहाँ पे 4 साइटिंग को भी 4 शॉर्टनिंग करते हैं। सो यूज़ ऑफ कैलीग्राफी का यूज़ किया जाता है ज़्यादातर पेंटिंग्स में। उसके अलावा फोकस्ड मोर ऑन कोर्ट लाइफ। अकबर यही कहते थे कि कोर्ट लाइफ पे बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए, कोर्ट लाइफ ज़्यादातर लोगों तक दिखाना चाहिए। इसलिए देखिए अकबर का कोर्ट यहाँ पे बना हुआ है और यहाँ के कोर्ट लाइफ जो है अकबर की दिखाई जा रही है। अकबर के वक्त बहुत सारे पेंटर्स जो थे वो उनका नाम होने लगा और बहुत सारे पेंटर्स अकबर के वक्त ऊपर आने लगे। अकबर के वक्त जो बड़े बड़े पेंटर्स ऊपर आए उसमें से कुछ हम कहेंगे कि दसवंत है, बासवान है और केशु है। ये तीनों पेंटर्स तो बहुत बड़े रहे हैं, बट इसके अलावा इसमें और भी कुछ हम इंफॉर्मेशन ऐड कर देते हैं। केशु अगर वर्ड आया और केशु दास आया तो आप टेंशन मत लीजिए, केशु और केशु दास एक ही है। उसके अलावा दूसरी बात अगर मैं बताऊँ तो इनके वक्त, अकबर के वक्त, जैसे कि पेंटर्स जो थे ये कुछ मैन्यूस्क्रिप्ट्स भी लिखते थे। पेंटर्स देखिए कैसा है कि मुझे अगर मेरी बायोग्राफी लिखना है, सो बायोग्राफी लिखेगा कौन, तो उसके लिए कोई पेंटर होगा जो बायोग्राफी भी लिख के देगा, यानी मैन्यूस्क्रिप्ट्स का भी काम करेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि इस वक्त अकबर के वक्त जो भी रीन था इसमें तुटीनामा है ना, जो चीज़ें लिखी जाती है, रज़्मनामा, बाबरनामा, हमजनामा, ये सब लिखा गया। तो यहाँ पे लिख देता हूँ कि इनके वक्त क्या क्या लिखा गया, कभी अगर क्वेश्चन आया तो। तुटीनामा ये सब मैन्यूस्क्रिप्ट्स है, यानी ये सब किताबें हैं जो लिखी हैं। उसके बाद रज़्मनामा, ये पहले के बुक्स में नहीं दिया हुआ है, तो किसी को ऐड करना है तो वो कर लेंगे मेरे नोट्स देख के। बाबरनामा यानी बाबर की ही बायोग्राफी लिखना। उसके बाद हमजनामा के साथ कहेंगे तारीख है अल्फी, तारीख है अल्फी। उसके साथ साथ हम यहाँ कह सकते हैं अनवर ए सुहेली,
अनवर ए सुहेली, और एक और कहेंगे हम गुलिस्तान ऑफ साद, या फिर हम कहते हैं सादी, यहाँ पे लिख देता हूँ गुलिस्तान। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि इनके वक्त हमें देखने मिली। मैं ब्रैकेट में ये यहाँ पे यही स्टार्टिंग में लिख देता हूँ मैन्युस्क्रिप्ट, यानी आपको ही कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। सो ये एक चीज़ याद रखिएगा, किताबें लिखना है, यानी देखिए लिखने बताने वाला तो कोई और होगा, बट लिखने वाले आर्टिस्ट जो है वो कोई और होंगे। तो ये लिखने वाला अलग, बताने वाला अलग, ये तो रहेगा। जिसको नॉलेज रहेगा बताने वाला वो बताएगा, बट लिखने वाले को लिखने का अच्छा नॉलेज है, इसलिए मैन्युस्क्रिप्ट्स भी इनकी लिखी जाती थी। तो इस तरह से ये कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स अकबर के वक्त लिखी गई। अकबर के वक्त काफ़ी डेवलप कर गए, क्योंकि अकबर के वक्त से ही तस्वीर खाना जो है इसके अकबर ने पहले ही शुरुआत की थी। और अगर अकबर तस्वीर खाना की बात करते हैं तो तस्वीर खाना में उन्हें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम जाता ही नहीं था, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनती थी। अगर आपको आपका फेवरेट काम करने के लिए कोई अगर सैलरी दे तो आपको तो वो करने में इंटरेस्ट आएगा, और आप उसे और बेहतरीन तरीके से करोगे। ऐसा ही इन पेंटर्स के साथ हो रहा था अकबर के वक्त। उसके बाद एक रूलर आए, ये अकबर के वक्त की पेंटिंग्स हैं जो आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी पेंटिंग्स यहाँ देखने मिली। उसके बाद एक रूलर आए जहांगीर। इनके वक्त पेंटिंग्स तो जैसे जेनिथ पे पहुंच चुकी थी, पेंटिंग्स तो बहुत ही ऊपर पहुंच चुकी थी, क्योंकि जहांगीर खुद ही एक बहुत अच्छे पेंटर थे। अब आपको मैंने ये बताया कि जहांगीर जो है उनका खुद बहुत इंटरेस्ट था पेंटिंग्स में, और वो खुद भी एक पेंटर थे। और ये जहांगीर जो है नेचुरलिस्ट थे, इनको नेचुरल चीज़ें बहुत पसंद थी अपने पेंटिंग्स में। उनको बिल्कुल ऐसी आर्टिफिशियल जो बनाई हुई चीज़ें वो पसंद नहीं थी। नेचुरल पेंटिंग्स जैसे कि हम कह सकते हैं रिलेटेड टू नेचर, जिसमें फ्लोरा या फिर फौना दिखेगा। फ्लोरा फौना, फ्लोरा यानी प्लांट्स, ट्रीज, या फिर हम कहेंगे जैसे कि फ्लावर्स, ये सब दिखेगा। फौना में हम कहेंगे एनिमल्स, बर्ड्स, ये सब देखने मिलेगा। इस तरह से फ्लोरा फौना इनके इसमें ज़्यादा था। इनकी मार्जिन्स जो थी वो डेकोरेटेड मार्जिन्स बनाते थे, पूरे मार्जिन्स में डेकोरेशन होता था। और जहांगीर हिमसेल्फ वॉज अ गुड आर्टिस्ट, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। वो अच्छे आर्टिस्ट होने के कारण उनका खुद का प्राइवेट वर्कशॉप भी था। अब देखिए जहांगीर के जो फादर थे जिनका नाम अकबर था, उन्होंने तो तस्वीर खाना बनाया ही था बाकी आर्टिस्ट के लिए, तो वो तस्वीर खाना तो यहाँ भी कंटिन्यू हुआ, बट इन्होंने खुद का भी एक वर्कशॉप बनाया था जहाँ ये खुद वर्क करते थे अपने पेंटिंग पे। उनकी मोस्ट फेमस आर्ट जो, या उनके आर्टिस्ट जो उनके वक्त के, वो उस्ताद मंसूर है, उनके वक्त के सबसे फेमस आर्टिस्ट। और हम कहेंगे कि सबसे फेमस पेंटिंग्स जो है जो जहांगीर ने बनाए उसमें से एक ज़ेबरा जो है उनकी पेंटिंग है। और हम कहेंगे टर्की। टर्की आपको पता है एक एनिमल, बर्ड जैसा होता है, मुर्गी जैसा। उसके अलावा ये एक और एनिमल कॉक, इन सब की उन्होंने एक पेंटिंग बनाई है। ये बहुत ही फेमस पेंटिंग है उनकी। और उस्ताद मंसूर जो है ये बहुत ज़्यादा फेमस है इनके वक्त के। अब ये उस्ताद मंसूर के ऊपर अगर कभी मिडीवल में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर में तो इतना आएगा कि मोस्ट फेमस पेंटर इनमें से कौन से थे, आया भी तो जहांगीर के वक्त। बट आपको एक और इन्फॉर्मेशन में दे देता हूँ, वो ये है कि जहांगीर जो थे ही मीन्स हम कहेंगे ही हैव गिवन, है ना। सो जहांगीर, या फिर हम कहेंगे ये जो है उस्ताद मंसूर हु वाज गिवन द टाइटल, कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है टाइटल ये किसने दिया, तो टाइटल ऑफ नादिर उल असर, नादिर उल असर, असर करके है, असर, ये दिया था बाय जहांगीर। ये एक फैक्ट है जो आप याद रख सकते हैं ये उस्ताद मंसूर के बारे में। सो उस्ताद मंसूर को ये दिया था। और उसके साथ साथ आपको बताता हूँ कि एक बहुत अच्छा इन्होंने एक काफ़ी सारी पेंटिंग्स जो बनाई हैं उसमें से, जैसे मैंने बताया जेबरा, टर्की और कॉक वाली पेंटिंग बहुत ज़्यादा फेमस है। और ये जो है ना जहांगीर, इनके बारे में एक और फैक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ही वॉज फेमस, हम कहेंगे, या फिर ही वॉज एन एक्सपर्ट। ये जो जहांगीर के अलावा हम कहेंगे ये जो है उस्ताद मंसूर जो है ही वॉज एक्सपर्ट इन लाइन ड्राइंग, इन ड्राइंग बहुत ही ज़्यादा, ये बहुत फेमस थे इस चीज़ के लिए, इन ड्राइंग द फीचर्स फॉर द मोस्ट हम कहेंगे फीचर्स फॉर द मोस्ट कॉम्प्लेक्स फेसेस, बहुत ही
कॉम्प्लेक्स फेसेस वो बना सकते थे, इसके लिए वो बहुत ज़्यादा फेमस थे, जो हम कहते हैं उस्ताद मंसूर साहब। तो उस्ताद मंसूर साहब ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स फेसेस को बना सकते थे, इसके लिए बहुत फेमस माने जाते हैं। और उनके वक्त का उनका हम बहुत फेमस एक कहेंगे अयार ए दानिश करके एक है, बट इतना डिटेल में आपको नहीं पता रहा तो चलेगा, बस इतना याद रखिएगा कि उस्ताद मंसूर ये बहुत फेमस एक आर्टिस्ट देखने मिलते हैं जहांगीर पर। जहांगीर के वक्त तो पेंटिंग्स बहुत ऊपर तक पहुंची थी, बहुत ही ऊपर तक, इसलिए इसको थोड़ा सा अच्छे से याद रखिएगा। जहांगीर के वक्त के पेंटिंग्स पे कभी कभार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको एक ये दे रहा हूँ इसके ऊपर, एक टास्क, आज का टास्क है जहांगीर आने के कारण, वो है अबुल हसन जो है उनके बारे में लिखना है आपको। अबुल हसन ये भी एक बहुत ही फेमस टास्क, पहला याद रखेगा टास्क, दैट इज अबुल हसन के बारे में लिखना। ये भी बहुत फेमस एक चीफ पोर्ट्रेट पेंटर थे, ही वॉज चीफ, मैं यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ ये कौन थे, चीफ पोर्ट्रेट पेंटर किसके वक्त, इन द कोर्ट ऑफ जहांगीर, जहांगीर के कोर्ट में, बहुत फेमस, इनके बारे में लिखिएगा। और इनकी जो पेंटिंग्स है इन एलेगोरिकल पेंटिंग्स कहा जाता है, ये भी एक इंफॉर्मेशन लिख जाए ताकि आपको ये सर्च करना इजी जाएगा। सॉरी, थोड़ा सा स्पेलिंग, एल्गोरिकल पेंटिंग्स, तो इसको एल्गोरिकल पेंटिंग्स पे ये बहुत फेमस माने जाते हैं अबुल हसन। सो इनके बारे में थोड़ा सा लिखिएगा। हाँ यस, यानी कैसा है कि थोड़ा, हाँ यस, फिक्शनल जैसे हम कहते हैं ना, इमेजिनेशन वाली, यानी जो रियलिटी नहीं है वो वाली, एग्जैक्टली सेम जो आपने बोला वो, ठीक है। सो जैसे हम हैरी पॉटर और ये सब पढ़ते हैं, जस्ट लाइक दैट, फिक्शनल, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ये इसके बारे में, इनके बारे में 2-3 लाइन्स ही लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखे तो भी 2 to 3 लाइन्स लिखे तो भी अच्छा है। मैं 5 लिखे तो और ही अच्छा है, 5 लाइन्स बहुत अच्छा होगा, 2 to 3 लाइन्स या 5 लाइन्स। इनके अलावा, ये 2 लाइन्स के अलावा बोल रहा हूँ, चीफ पोर्ट्रेट पेंटर था ये 1 लाइन हो गई, दूसरे एल्गोरिकल पेंटिंग्स ये बनाते थे ये लाइन हो गई, उसके अलावा 2-3 लाइन्स या 5 लाइन्स आपको एक्स्ट्रा इसमें लिखनी है। सो ये सब आपको देखने इसमें मिलता है। जहांगीर के ये सब चीज़ें होने के साथ साथ हम कहेंगे कि एक इनके वक्त बहुत ही फेमस पेंटिंग बनाई गई थी, उसका नाम भी लिख ही देता हूँ। यानी कैसा है कि आपको कभी अभी नहीं आया, इतना डिटेल में क्वेश्चन नहीं आएगा, बट कभी आ ही गया तो आपको एटलीस्ट इतना एक नॉलेज होना चाहिए कि गेस करने जितना तो भी। सो अयार ए दानिश जो है ये एक एनिमल फैबल है जो इन्होंने बनाया था, इनके वक्त बनाया गया था अयार ए दानिश। तो ये एक हम कहेंगे कि बहुत फेमस पेंटिंग है ये भी इनके वक्त की। ये बस इतना है, और आपको आपका टास्क यहाँ पे मैंने बता दिया है। चलिए, तो टास्क लिखते हुए चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो फिर आते हैं शाहजहां। ज़्यादातर इंटरेस्टेड किस चीज़ में थे आपको पता है, कौन से चीज़ में इंटरेस्ट था शाहजहां को? यस बोलिए। उसी दिन हमने यस आर्किटेक्चर, बहुत इंटरेस्ट था, तभी इतने बड़े बड़े लाल किला, ताजमहल, आर्किटेक्ट्स में ज़्यादा इनको इंटरेस्ट था। तो आर्किटेक्ट्स जो इनके बने हैं ये बहुत बड़े बड़े इन्होंने बनाए हैं शाहजहां ने, बट पेंटिंग्स में बहुत इंटरेस्ट तो नहीं था, बट ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं था, क्योंकि यहाँ पे अगर देखोगे तो पेंटिंग्स बनाने का एक ट्रेडिशन शुरू हो चुका था। तो शाहजहां को आर्टिफिशियल एलिमेंट्स पसंद था, जैसे जहांगीर वॉज नेचुरलिस्ट, तो इनके पेंटिंग्स में आपको ज़्यादातर आर्टिफिशियल एलिमेंट्स दिख रहे हैं। तो इसके साथ साथ इसीलिए रिड्यूस हो गया है लाइवलीनेस, तो एकदम ऐसे रियल पेंटिंग्स नहीं लगती है, ज़्यादातर आर्टिफिशियल लगती है। और इनके वक्त मुगल्स तो थे ही, ब्रिटिश तो थे ही, तो यूरोपियंस और ब्रिटिश होने के कारण यूरोपियन इन्फ्लुएंस शाहजहां के वक्त हमें देखने मिलता है। तो इनके पेंटिंग्स में यूरोपियन इन्फ्लुएंस है। उसके अलावा वो चारकोल का यूज़ करते थे, अब तो उनके पास पेंसिल भी आ चुकी थी क्योंकि यूरोपियंस आ चुके थे, तो उन्होंने स्केचिंग, जो उनके वक्त की पेंटिंग्स है उसमें स्केचिंग की जाती थी, पेंटिंग्स का यूज़ करते, अपने आर्टिस्ट को वो ये ऑर्डर देते थे, ये तो बहुत अलग बात है, अपने आर्टिस्ट जो थे उनको ये ऑर्डर करते थे वो कि देखिए, ऑल्सो ऑर्डर्ड आर्टिस्ट टू इंक्रीज द यूज ऑफ गोल्ड, तो गोल्ड का और सिल्वर का अपने पेंटिंग्स में यूज़ कीजिए। रियल गोल्ड और सिल्वर इनका यूज़ किया था डायरेक्टली पेंटिंग में, अगर गोल्डन कुछ
कलर दिखाने थे उसमें डायरेक्टली गोल्ड और सिल्वर दिखाने डायरेक्ट सिल्वर, इसका यूज़ किया जाता था शाहजहाँ के वक्त। तो शाहजहाँ की इस तरह की चीज़ें हमें देखने मिलती हैं। शाहजहाँ के बाद अगर हम कहेंगे सो औरंगज़ेब की बात करें तो औरंगज़ेब को बहुत इंटरेस्ट तो पेंटिंग में था नहीं। सो औरंगज़ेब कोई इंटरेस्ट लिए नहीं और उनके वक्त ज़्यादातर पेंटिंग्स बनी नहीं और औरंगज़ेब के बाद एकदम डिक्लाइन कर गई मुग़ल में पेंटिंग्स, ये हो गई। अब ये हो गई एक हमने देखा कि मुग़ल ईरा ऑफ मिनिएचर। मुग़ल ईरा ऑफ मिनिएचर के बाद अब रीजनल स्कूल्स भी उस वक्त फ्लोरिश कर रही थी। हम देखेंगे कि मुग़ल जब थे उस वक्त राजस्थान में भी कुछ रूलर थे, उसके अलावा एकदम नॉर्थ में भी कुछ रूलर्स रूल करते थे। सो दो तरह के रीजनल स्कूल्स उस वक्त हमें देखने मिली। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि रीजनल स्कूल्स में हम कहेंगे सेंट्रल इंडियन पेंटिंग्स भी कहा जाता है रीजनल स्कूल्स को। ये इसीलिए मैं आपको बता दूं कि मिडिवल पीरियड जो था, दो इट वाज डोमिनेटेड बाय द मुगल स्टाइल ऑफ पेंटिंग, बट उसके अलावा कुछ और आर्टिस्ट भी थे जो अपने स्टाइल में पेंटिंग्स बना रहे थे, यानी हम ये कहेंगे सब इम्पेरियल स्कूल्स थी। यानी इम्पेरियल जो थे वो तो मुगल थे, बट उनके साथ अलायंस में कुछ राजस्थानी रूलर्स थे और जो भी थे, तो ये जो कुछ स्कूल्स थी ये भी डेवलप कर रही थी, तो ये भी वर डेवलपिंग देयर ओन स्टाइल्स, इसीलिए यहाँ पे देखा जाता है। और यहाँ के जो आर्टिस्ट है इसमें फिर से इंडियन स्टाइल आपको देखने मिली। तो इंडियन स्टाइल यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई, फिर से इंडियन स्टाइल आने लगी। सो रीजनल स्कूल में राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग और पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग ये दो भी देखने मिलती है मिडिवल टाइम पे। सो देखिए इंडिया में फिर से आपको यहाँ पे अगर हम आते हैं तो देखिए पहले क्या हुआ कि अर्ली मिनिएचर, यानी इंडिया में पहले तो पेंटिंग्स बनी, उसके बाद जैसे भी दिल्ली सल्तनत आने लगा या मुगल्स आने लगे, सो फिर से डिक्लाइन फिर से चेंजेस होने लगे पेंटिंग्स में। बट इसका मतलब ये नहीं कि मिडिवल टाइम में जब ये लोग आए तब हर जगह ही चेंजेस हुए। कुछ जगह ऐसी थी जहाँ आज भी हम कहेंगे कि इंडियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स देखी जा रही थी, और वो पेंटिंग्स देखी जा रही थी राजस्थानी स्कूल में और पहाड़ी स्कूल में। तो चलिए मुगल के वक्त या मिडिवल टाइम पे ही राजस्थानी स्कूल और पेंटिंग्स और पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग को देख लेते हैं। बट एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे मैंने आपको ये बताया यहाँ पे कि मेनली जैसे फर्स्ट अर्ली मिनिएचर्स, अर्ली अगर देखें तो इंडिया में, बाद में आते हैं इस्लामिक रूलर्स, उनके अलग स्टाइल, यानी हम कहेंगे ये जो इस्लामिक रूलर्स थे उनके वक्त की स्टाइल, उसी के वक्त रीजनल स्कूल्स, इन्हीं के वक्त कुछ कुछ रीजन में रीजनल स्कूल्स, और बाद में फिर मॉडर्न, है ना। तो इस तरह से ये बनते। तो रीजनल स्कूल्स मुगल के वक्त ही राजस्थान और पहाड़ी स्कूल में आ जाते हैं। राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग को सबसे पहले अगर हम स्टडी करते हैं तो हमें ये देखने मिलता है कि ये जो राजस्थानी स्कूल है इसको राजपूत स्कूल ऑफ पेंटिंग भी कहा जाता है। काफ़ी बार इसको राजपूत स्कूल ऑफ पेंटिंग, क्योंकि ये जो रूलर्स थे इनको राजपूत रूलर्स कहा जाता था, इसलिए राजस्थानी स्कूल को राजपूत स्कूल ऑफ पेंटिंग भी कहा जाता है। अब राजपूत स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है यहाँ पे क्या क्या चीज़ें थी और क्या क्या नहीं, ये पढ़ने के लिए हमें एक एक स्कूल में जाना पड़ेगा राजस्थान की तो है इस तरह से, हम पहले जो स्कूल में जाते हैं उसे कहा जाता है मेवाड़ स्कूल। राजस्थान में एक रीजन आता है मेवाड़ नाम का, तो कोई बता सकता है मेवाड़ कहाँ पे आता होगा? मेवाड़ का कोई फेमस सिटी? यस, कोई भी? मेवाड़ रीजन, यस, चित्तौड़गढ़ आता है, वेरी गुड। प्रतापगढ़ आता है, उदयपुर आता है, वेरी गुड, है ना। तो ये चित्तौड़गढ़ वाला और ये वाला जो एरिया है इसको मेनली कंसिडर किया जाता है राजस्थान के मेवाड़ रीजन में। सो मेवाड़ रीजन जो है इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि मेवाड़ स्कूल वहाँ पे डेवलप होने लगी राजस्थान के वो साइड में, जो कि हमने चित्तौड़गढ़ वाला साइड देखा। अब इवेंचुअली मुगल की जो पावर थी उसके साथ ये जुड़ने लगे, ये तो चीज़ें हैं, बट यहाँ के आर्टिस्ट अपना स्टाइल जो थे उसमें पेंटिंग्स बनाते थे। अब अर्ली मेवाड़ पेंटिंग्स के तरफ आप अगर देखोगे सो हमें ये देखने मिलता है कि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ पेंटर्स थे, जैसे कि शाहिबुद्दीन जो है ये हम कहेंगे कि अर्ली मेवाड़ स्कूल के पेंटर थे। और मेवाड़ी पेंटिंग जो है वो ज़्यादातर शाहिबुद्दीन के आर्ट के ऊपर ही रही है। उन्होंने इसमें ही जैसे कि रसिक प्रिया, रामायण, भगवत पुराण, ये सब चीज़ें, रागमाला, इसके ऊपर की पेंटिंग्स बनाई थी। जैसे रामायण में कोई इवेंट दिखाया जा रहा है उस पर शाहिबुद्दीन पेंटिंग्स बनाते थे।
है ना। या फिर हम कहेंगे भगवत पुराण में कोई दिखा रहा है तो उसके ऊपर पेंटिंग बनाएंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि लॉर्ड कृष्ण से रिलेटेड कोई तो भी स्टोरी आपको देखने मिल रही, तो उसके ऊपर पेंटिंग्स बनाते थे। अब आगे चल के शाहिबुद्दीन जो थे इनकी डेथ हो गई और जो स्टाइल थी पेंटिंग की वो अचानक से बदल गई, क्योंकि शाहिबुद्दीन क्या करते थे तो ज़्यादातर इन जो यहाँ पे आपको ये बुक्स देखने मिलती है रिलीजन से रिलेटेड उसके ऊपर पेंटिंग्स बनाते थे, उसके स्टोरीज के ऊपर। और जैसे इनकी डेथ हो जाती है अचानक से चेंज हुआ ये जो मेवाड़ की पेंटिंग्स है उसमें, और अब दिखाया जाने लगा कोर्ट का आर्ट, है ना। फिर धीरे धीरे कोर्ट आर्ट दिखाने लगे। कोर्ट आर्ट दिखाने के बाद इसके अलावा जो एक तमाशा पेंटिंग है, कभी कभी क्वेश्चन आता है तमाशा पेंटिंग रिलेटेड टू विच स्कूल या फिर रिलेटेड टू विच रीजन, तो तमाशा पेंटिंग रिलेटेड टू राजस्थान रीजन एंड मेवाड़ स्कूल ऑफ आर्ट। तो तमाशा पेंटिंग क्या है, तो तमाशा पेंटिंग में हम देखते हैं कि कोर्ट की सेरेमनीज दिखाई जाती है और सिटी का व्यू दिखाया जाता है डिटेल में। अब शाहिबुद्दीन की जैसे कि पेंटिंग देखोगे यहाँ पे ज़्यादातर भगवान से रिलेटेड पेंटिंग दिखेगी आपको। और अगर हम देखते हैं आगे की तमाशा पेंटिंग्स, तो तमाशा पेंटिंग्स में आपको देखने मिलता है वो है कोर्ट में होते हुए वाली चीज़ें, जो कोर्ट में हो रहा है वो सब यहाँ पे आपको देखने मिलेगा। सो ये है मेवाड़ स्कूल। मेवाड़ स्कूल एक राजस्थान की स्कूल थी, एक रीजन की। उसके बाद एक और रीजन, अलग अलग रीजन में डिफरेंट डिफरेंट आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग्स की स्टाइल ला रहे थे। दूसरे रीजन में जाओगे तो किशनगढ़ में आते हैं। किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग में अगर आप आओगे तो ये किशनगढ़ जो है यहाँ पे हम कहेंगे कि किशनगढ़ वाले ज़्यादातर एसोसिएटेड विथ रोमांटिक लीजेंड ऑफ सावन सिंह एंड बनीठनी। सावन सिंह जो थे उनकी कहानी और उनकी जो उनको जो पसंद थी उनका बनीठनी नाम था, इनकी कहानियाँ यहाँ बताई जाती थी। अब हम ये देखेंगे कि उनके भक्ति, मीट्स, रोमांस ये सब इनके पेंटिंग्स में देखा जाता है। अब यहाँ पे हम कहेंगे कि जो पहले वाले किशनगढ़ डेवलप हुई थी, जो अर्लियर सर्वाइविंग डेवलपमेंट्स हमको किशनगढ़ के देखने मिले हैं, उसमें हमें सावन सिंह और हम कहेंगे कि सावन सिंह जो कि प्रिंस थे, है ना, वहाँ के प्रिंस थे। सावन सिंह अब कौन है तो याद रखेगा ये वहाँ के प्रिंस थे। प्रिंस के साथ साथ बनीठनी जो थी उनकी लवर, है ना, हिज लवर बनीठनी एंड ही वॉज प्रिंस। एंड हम देखते हैं कि कुछ पोएट जैसे नागरीदास ये लिखते थे इनके बारे में। निहाल चंद वही चीज़ों को पेंट कर देते थे और यहाँ से बन जाती थी पेंटिंग। सावन सिंह की कहानियाँ, बनीठनी के लिए प्यार, लिखा गया पोएम के इसमें नागरीदास ने और बना दिया निहाल चंद ने, और बन गई एक तरह की पेंटिंग जिसको कहा जाता है किशनगढ़ स्कूल ऑफ आर्ट। यहाँ पे आप देखोगे तो ये है बनीठनी की पेंटिंग, ये है बनीठनी। अब समटाइम्स हम कहेंगे कि कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि जो वुमेन होती है पेंटिंग में, दैट द वुमेन इन द पेंटिंग बनीठनी आर सेड टू रिसेंबल द कैरेक्टर ऑफ राधा, ये भी यहाँ पे कहा जाता है कभी कभी। अब ये राधा है ऐसे भी कुछ लोग कहते हैं, बट बहुत सारे सोर्सेज से ये पता चलता है कि ये बनीठनी है। अब मैं आपको ये बता दूं, अगर आप बनीठनी को अच्छे से देखें तो इनके आइज़ देखिए, एलोंगेटेड आइज़ है, एलोंगेटेड आइज़ है ना। उसके अलावा आप देखोगे तो थिन लिप्स इनके बहुत थिन है, इनकी चीन एकदम पॉइंटेड है, पॉइंटेड चिन है, और उन्होंने ओढ़नी ली हुई है, सिर पे ओढ़नी ली हुई है या फिर इसे हेडगियर कहेंगे, और ये साइड प्रोफाइल में दिखाई गई है। ये होती है बनीठनी। अब साइड प्रोफाइल में दिखाई जाने के साथ साथ एक यूनिक पेंटिंग है किशनगढ़ वालों की, और यहाँ पे काफ़ी सारी पेंटिंग्स राधा और कृष्ण से रिलेटेड भी बनाई है। बट क्वेश्चन आने के चांस मेनली यहाँ से, अगर किशनगढ़ से आते तो बनीठनी वाले आ सकते हैं। तो बनीठनी के बारे में और सावन सिंह के बारे में आपको यहाँ पे पता चलता है कितना प्यार था वो पेंटिंग्स के थ्रू दिखाया जाता है इन दोनों के बीच में। उसके बाद अगली जो स्कूल राजस्थान में देखने मिली वो है बूंदी स्कूल। बूंदी स्कूल अगर देखते हैं हम तो बूंदी स्कूल में दो किंगडम्स है, बूंदी और कोटा, ये दोनों रीजन आपको पता ही होगा राजस्थान के। बूंदी और कोटा दोनों को मिलके कहा जाता है हदोती, हदोती दोनों को मिलके कहा जाता है। और हम कहेंगे कि कुछ जो स्टेट्स है, जैसे कि जो ओल्डर बूंदी किंगडम था वो टूटते गया। अब बूंदी किंगडम के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, कि बूंदी किंगडम पे आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। राजस्थान के जो एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर जो भी होगा उनको पेंटिंग्स पे आ सकता है आर्ट एंड कल्चर से, बट यूपीएससी और ये सब क्वेश्चन इस पे आपको इस पेंटिंग्स में यहाँ से भी आ सकता है, बट बहुत डिटेल में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि बूंदी क्या था। फिर भी मैं बता देता हूँ, जो राजस्थान वाले थे उनको भी ये चीज़ें अच्छे से पता चल जाएगी। जो सिस्टर स्टेट्स थे
वो सब जो हम कहेंगे कि सबसे पहले एक बूंदी किंगडम हुआ करता था, ओल्डर बूंदी किंगडम। अब बूंदी किंगडम दो भाइयों के बीच में स्प्लिट हो गया, दो भाइयों के बीच में ये बढ़ गया। बंटने के कारण अब यहाँ की हिस्ट्रीज अलग अलग बनने लगी इन दो भाइयों से रिलेटेड। अब बूंदी का स्प्लिट हुआ और अलग अलग रीजन है, वैसे ही एक रीजन बूंदी का और कोटा का, इन दोनों को मिलकर हदोती कहा गया। अब हदोती कहने के साथ साथ बुंदा एंड कोटा के जो किंग थे वो कृष्ण को बहुत मानते थे। बूंदी और कोटा रीजन के किंग्स कृष्ण को बहुत मानते थे, कि इनके इसमें कृष्ण दिख रहा है आपको। कृष्ण को मानने के साथ साथ उन्होंने ये भी बोला था कि हम जो रूल करते हैं हम ऑन बिहाफ ऑफ गॉड रूल करते हैं। इतनी सारी चीज़ें उन्होंने बताना शुरू किया, इसलिए भगवान को बहुत मानते थे। और इनकी पेंटिंग्स में भी आपको लॉर्ड कृष्ण दिखेंगे, इसलिए पेंटिंग जो है ऑन कृष्ण भक्ति ये ज़्यादातर बनाई जाती है। और लोकल वेजिटेशन बहुत सारा है, देखिए पूरे वेजिटेशन से हर जगह आपको वेजिटेशंस दिखेंगे और डिटेल में दिखाए जाते हैं। लश ग्रीन वेजिटेशन है, ड्रामेटिक नाइट स्काईज है। स्काई देखिए बहुत अलग है, कलर ऑफ स्काईज पेंटिंग डिफरेंट कलर, मोस्टली रेड रिबन आपको देखने मिलती है, बट मोस्टली, हर बार नहीं कहूँगा, बट इस तरह से अलग सा एक स्काई आपको दिखता है, डिफरेंट कलर यहाँ पे स्काई का देखने मिलता है। ज़्यादातर पेंटिंग्स में स्काई का कलर ब्लू हो या फिर ऐसा कुछ दिखाया जाता है, इनके इसमें स्काई का कलर बहुत ही अलग होता है। इस तरह से ये चीज़ें हमें इनके पेंटिंग्स में देखने मिलती है। तो ये पेंटिंग जो है ये बूंदी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, जो कि बूंदी और कोटा दोनों जगह पे आपको देखने मिलती है हदोती, क्योंकि दोनों जगह के रूलर ने ये डिक्लेयर कर दिया था कि हम भगवान के तरफ से रूल कर रहे हैं और हम लोग श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं। तो इन्होंने श्री कृष्ण की ही पेंटिंग्स बनाई। इस तरह से तीसरी स्कूल आ जाती है जो कि आती है बूंदी स्कूल। अब देखिए हमने कौन कौन सी देखी है, पहले मेवाड़ देखी राजस्थान में, किशनगढ़ देखिए। अब ये इतनी स्कूल्स अलग अलग क्यों बन रही है, क्योंकि राजस्थान में डिफरेंट डिफरेंट रूलर्स ने रूल किए हैं, इसलिए उनके कोर्ट में डिफरेंट डिफरेंट आर्टिस्ट रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट आर्टिस्ट जो थे उनके डिफरेंट स्टाइल्स रही है और टेक्निक्स रही है, इसीलिए स्कूल्स यहाँ पे बढ़ गई है। उसके साथ साथ कहूँगा आमेर जयपुर स्कूल। अब आमेर वाले जहाँ की जोधा थी, हरकाबाई थी, ये है आमेर, और दूसरा जयपुर वहीं पे लग के है। तो इन दोनों का एक पेंटर्स जो थे उन दोनों के यहाँ पे डेवलप कर जाते हैं। तो आमेर स्कूल जो है वो एक डायनेस्टी है जो क्लोजली एसोसिएटेड विथ मुगल थे। मुगल से कोई के साथ उनके अच्छा अलायंस थी। इवन उनके यहाँ की जो प्रिंसेस थी, जैसे कि हम कहेंगे कि जोधाबाई हो या हरकाबाई हो, इन लोगों ने मुगल के ही यहाँ पे अपनी शादियाँ भी की थी, तो उनके अलायंस ही थे उस तरह से। सो क्लोजली रिलेटेड टू मुगल थे। मुगल होने के कारण उनके इसमें आर्ट में भी काफ़ी मुगल वाली चीज़ें दिखेगी। और आमेर स्कूल जो है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज धुंधर, धुंधर इसको कहा जाता है, धुंधर। और हम कहेंगे कुछ पेंटिंग्स जो है वो पैलेस के वॉल्स पे आज भी लगी हुई है जो इन लोगों ने बनाई हुई हैं, या फिर हम कहेंगे आमेर के पैलेस में एक कुछ मौसलम्स है उसमें भी ये लगाई हुई है। सो पैलेस वॉल हो गए या फिर मौसलम्स हो गए जो कि बने हैं आमेर के पैलेस में, उसमें भी आपको ये पेंटिंग्स देखने मिलती है। इवन दो यहाँ पे हम कहेंगे कि जो मेन फोक है वो मुगल जैसा कुछ पहन के आपको दिख सकते हैं। ये पेंटिंग ये एक्सेप्शन है, बट इनके ज़्यादातर इसमें मुगल स्टाइल ऑफ क्लॉथिंग दिखती है, हेड गियर दिखता है, बट फिर भी ये फोक स्टाइल्ड है, यानी राजस्थान के लोगों से जुड़ी हुई ही पेंटिंग लगती है। तो उनकी थीम और ये सब उसी तरह से होती है। सबसे ज़्यादा ये स्कूल आगे बढ़े सवाई प्रताप सिंह के वक्त। सवाई प्रताप सिंह जो थे वो यही के रूलर थे, इनके वक्त ये स्कूल जो है ये बहुत आगे बढ़ी। तो हम ये कह सकते हैं कि आपने हवा महल सुना होगा, कहाँ पे है हवा महल, सुना है किसी ने हवा महल या देखा है किसी ने आप? यस, जयपुर में है। वेरी गुड। हवा महल कैसा है वो, उसकी स्पेशलिटी कोई बता सकता है? उस दिन मैंने आपको दिखाया था। यस, जयपुर। मैंने यानी हाँ हाँ, उसको क्या कहते हैं, हैंगिंग बालकनी। ये अच्छे से याद रखेगा। यस, वेरी गुड, आप लोगों ने एकदम बराबर बोला है। हवा महल राजस्थान में उस दिन आपको दिखाया था मैंने, और उसके साथ साथ यानी राजस्थान ले जाके नहीं दिखाया, नहीं तो आप बोलोगे कहाँ दिखाया। सो मैंने सिर्फ आपको लैपटॉप में दिखाया मेरे। तो वो हवा महल जो है वो हैंगिंग बालकनी उसकी स्पेशलिटी है, और बो लाइक शेप पड़ता है उसके शैडो का, जैसे कि आपको मैंने ये भी बताया था। तो ये किसने बनाया था? ये सवाई प्रताप सिंह ने बनाया है।
कहीं पे लिख के रखना है तो आप लिख भी सकते हैं। सवाई प्रताप सिंह जिन्होंने हवा महल बनाया है वही रूलर है जिनके वक्त ये पेंटिंग्स बहुत ऊपर आई थी और इन्होंने सूरत खाना बताया। जैसे अकबर ने तस्वीर खाना बनाया था, इन्होंने सूरत खाना बनाया था, जिसको कहा जाता है डिपार्टमेंट पेट्रन ऑफ आर्ट। तो आर्ट के लिए अलग सा डिपार्टमेंट, जो कि सिर्फ डिपार्टमेंट ये रहेगा जो आर्ट के तरफ ही ध्यान देते रहेगा और पेंटिंग्स को डेवलप करते रहेगा। सो इस तरह से ये जयपुर और आमेर में अलग से स्कूल डेवलप हुई जिसको आमेर जयपुर स्कूल कहा जाता है। इनके जितनी भी चीज़ें हैं वो भगवत पुराण पे इन्होंने पेंटिंग्स बनाई, रामायण पे बनाई, रागमाला पे बनाई। मुगल के साथ अलायंस होने के कारण थोड़ा सा मुगल वाला भी आपको ट्रेडिशन कल्चर या फिर उनके हम कहेंगे क्लॉथिंग वो मुगल जैसी देखने मिल सकती है, बट इनकी जो पेंटिंग की थीम्स है वो यहाँ पे हिंदुइज्म से रिलेटेड आपको ज़्यादातर देखने मिलती है आमेर जयपुर वालों की। आमेर जयपुर के बाद यहाँ पे हमें एक जो स्कूल पढ़नी है वो है मारवाड़ स्कूल। मारवाड़ स्कूल की अगर बात करें सो मारवाड़ का रीजन, अब ये एक और रीजन आता है। जो मारवाड़ के लोग होते हैं उनको क्या कहते हैं पता है आपको? मारवाड़ के लोग, यस वेरी गुड, मारवाड़ी। सो मारवाड़ के लोग यानी मारवाड़ी। तो जो मारवाड़ के यानी मारवाड़ी जो होते हैं वो सिर्फ मारवाड़ के लोग होते हैं, इसलिए उन्हें कहा जाता है। वो मुस्लिम्स भी हो सकते हैं, मारवाड़ के जैन भी हो सकते हैं, जैन मारवाड़ी जो भी है, बट मारवाड़ का जो रीजन आता है वो जोधपुर बीकानेर वाला आता है। सो इट इज़ वन एक्सटेंसिव स्कूल ऑफ पेंटिंग एज इट इंक्लूड जोधपुर एंड बीकानेर, ये दोनों है। तो बहुत बड़ा रीजन है जोधपुर और बीकानेर जिसको मारवाड़ कहा जाता है। सो मारवाड़ का ये जो रीजन है इस पर रूल करते थे राठौड़, इन दोनों पे रूल करते थे राठौड़। और एक रूलर और एक आता है जगह जो है जैसलमेर, जिस पे रूल करते थे भाटी। जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, ये 3 रीजन आ गए मारवाड़ में। उसमें भी जोधपुर और बीकानेर के राठौड़ रूलर और जैसलमेर के भाटी रूलर। ये सब अगर बात करें तो लाइक बीकानेर जयपुर जो है, बीकानेर की तरह जो जयपुर है वो भी एक डेजर्ट किंगडम, जोधपुर है सॉरी, वो भी एक डेजर्ट किंगडम है। यहाँ पे इनके इसमें आपको देखने मिल रहा है, देखिए ज़मीन पे डेजर्ट लाइक चीज़ें देखने मिल रही है। तो जोधपुर ये भी डेजर्ट है, जैसे ही जैसलमेर है वैसा। सो ये भी इनका लिंक काफ़ी पास में है मुगल के साथ, काफ़ी क्लोज लिंक थी मुगल के साथ इन रूलर्स की, इसलिए इनके इसमें आपको क्लॉथिंग मुगल्स की देखने मिल सकती है। बैठने का तरीका भी मुगल का विथ इंडियन ट्रेडिशन भी कुछ देखने मिल रहा है। सो मिक्सचर यहाँ पे होगा ही, और हम कहेंगे कि कलरफुल क्लोथिंग यहाँ पे ज़्यादातर होती है, बट इस पेंटिंग में नहीं देखने मिल रही उतनी कलरफुल, बट यहाँ पे आप इन दोनों को देखोगे तो कलरफुल आपको देखने मिल रहा है। सो इस तरह की ज़्यादातर इनके पेंटिंग्स में कलरफुल क्लोथिंग देखने मिलती है। और ये जिनके थीम्स होते हैं इनके वो होते हैं हम कहेंगे कि शिव पुराण में, नाट्य चरित्र में, दुर्गा चरित्र में या पंचतंत्र, ये इनकी थीम्स होती है जिसके ऊपर ये बनाते हैं। अब जोधपुर जो है ब्रिलियंट पेंटिंग्स जो यानी इनके वक्त एक्स्ट्रॉर्डिनरी जो पेंटिंग बनाई गई वो राजा मानसिंह के वक्त बनाई गई, ये भी आपको बता देता हूँ। इसमें बहुत ज़्यादा, इसलिए हम यहाँ पे एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं जो कि है राजा मानसिंह वाला। राजा मानसिंह के वक्त आपको बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी पेंटिंग्स, इसलिए मैं ये पॉइंट लिख देता, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंटिंग्स कब देखने मिली? तो मानसिंह के वक्त आपको देखने मिलती है, राजा मानसिंह के वक्त यहाँ पे आपको देखने मिलेगी। सो ये बहुत ही ज़बरदस्त पेंटिंग्स देखने मिलती है इनके वक्त। उसके अलावा किशनगढ़ और बूंदी स्कूल जो है ये हम कहेंगे, अब यहाँ पे जैसे आपने किशनगढ़ और बूंदी स्कूल जो देखे थे ना, ये ऐसा माना जाता है कि ये मारवाड़ स्कूल के अंडर ही आती है। सो ये भी एक पॉइंट यहाँ पे याद रखेगा। जो 2 स्कूल आपने और पढ़ी है, किशनगढ़ भी पढ़ी और बूंदी भी पढ़ी, तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऐड कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये अलग स्कूल ज़रूर है बट बूंदी किंगडम बहुत बड़ा है, तो किशनगढ़ एंड बूंदी स्कूल ये कम्स अंडर मारवाड़ स्कूल, ये एक पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। बाकी हमने इनको अलग से पढ़ा ही है, ये सब यहाँ पे हमें पता चल जाता है इन स्कूल्स के बारे में। सो ये हो गए आपके राजस्थान के कुछ स्कूल्स। एक स्कूल है बट इसको फ़िलहाल यहाँ पे रखा, हम कंसिडर नहीं करेंगे, बीकानेर स्कूल, क्योंकि बीकानेर स्कूल जो है वो यही का रीजन है। और पहले के बुक्स जो जिसमें बीकानेर स्कूल दिया था वो लोग उसको कट भी कर सकते, उसको नहीं पढ़ा तो भी चलेगा, क्योंकि ये स्कूल यही की स्कूल है। सो पहले के बुक्स में उसको अलग से दिया था, इसलिए मैंने यहाँ पे अलग से रखा भी है, क्योंकि कुछ लोग पुरानी बुक्स भी यूज़ करें तो उनको भी पता चले कि चेंजेस क्या क्या हुए हैं, और उनको नई बुक्स नहीं खरीदनी पड़े। वैसे आपको
अगर आपने बुक्स नहीं खरीदे तो आपको खरीदने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको ये जो मैं नोट्स दे रहा हूँ उसमें आपका पूरा हो जाएगा। बट कुछ लोगों ने अगर पुरानी बुक्स खरीदी है तो उनको क्या चेंजेस करने चाहिए इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अभी एडिशन जो है वो नई नई एडिशन्स आते रहती है आर्ट एंड कल्चर की। अभी 4th एडिशन आ गई है नितिन सिंघानिया की, तो इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए। सो वो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। चेंजेस क्या हुए यहाँ पे मैं बताते हुए ही चल रहा हूँ आपको चेंजेस। सो चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सो अब हमने यहाँ पे पढ़ा राजपूत स्टाइल और मुगल स्टाइल दोनों पढ़ा। हाँ यस, हाँ। अपभ्रंश यानी वो एक रीजन को ही यानी उसको कंसिडर किया जाता था वहाँ के आर्टिस्ट को। सो अब देखिए जैसे एक एक रीजन पे हम अगर आते हैं इसमें पहले से। सो ये बहुत ज़रूरी है जानना। हाँ, तो आपको मेनली ये देखना है कि मेवाड़ का रीजन जो जैसा आपने बताया वो आपको पता चल जाता है यहाँ पे। उसके बाद अगर हम आते हैं नेक्स्ट, तो यहाँ पे हम किशनगढ़ देखते हैं तो किशनगढ़ वाला रीजन आपको देखने मिलता है। किशनगढ़ के साथ साथ आगे और हम आए तो बूंदी स्कूल देखने मिलता है, ये भी रीजन से रिलेटेड है क्योंकि बूंदी नाम का भी रीजन है। उसके साथ अगर हम आते हैं तो आमेर जयपुर ये भी रीजन है, मारवाड़ ये भी रीजन है। बट ये बहुत अच्छा एक सवाल है कि अपभ्रंश ये क्या होता है। अपभ्रंश हमने कौन से इसमें, एक मिनट, अपभ्रंश कहा गया, पीछे गया ना वो। अपभ्रंश एकदम पहले पढ़ा था क्या? एक मिनट, जस्ट मिनट, कहाँ गई उसकी स्लाइड, क्योंकि वो मैं आपको बता देता हूँ, वहाँ के फीचर्स से आपको बता देता हूँ मैं। और ये जानना ज़रूरी है। अच्छा, वैसे क्वेश्चन तो अच्छा पूछा है आपने। हाँ, ये अपभ्रंश स्कूल, हाँ तो ये आप जैसे कि कह रहे हैं कि ये गुजरात मेवाड़ रीजन के, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि थोड़े पहले की चीज़ें जो थी ना, जैसे हम कहते हैं कि पुराण और इस पे ज़्यादातर आधारित रहना, या फिर हम कह सकते हैं कि सिक्युलर ज़्यादातर दिखाना। यानी ऐसा नहीं है कि संस्कृत वाली जो चीज़ें हैं ना उसको छोड़ के बाकी चीज़ें दिखाना। सो अपभ्रंशा ये एक कुछ राइटर्स और पोइट्स ने लिखी हुई कुछ चीज़ें होती है अपभ्रंशा। अपभ्रंशा में ज़्यादातर ना सिक्युलर लॉ और गीता गोविंद जैसी चीज़ें लिखी होती है। अगर आप भगवान वाला रिलीजन देखोगे तो वो अपभ्रंशा नहीं, फिर वो आएगा रामायण महाभारत। वैसे ही इन लोगों ने क्या किया, जो अपभ्रंशा लिखा है उसके ऊपर है। सो अपभ्रंशा हम कहेंगे कि ऐसी कुछ भाषाएं हैं जो ऊपर बोली जाती है संस्कृत को छोड़ के। तो ये एक मिनट, इस तरह की कुछ लैंग्वेजेस होती है, एकदम एग्जैक्टली ऐसी नहीं। तो ये उन टर्म्स के लिए यूज़ किया जाता है जो लैंग्वेजेस बोली जाती है नॉर्थ में। सो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, ये ऑन बेसिस ऑफ लैंग्वेज इसको कहा गया है। नॉर्थ इंडिया में जो लैंग्वेज बोली जाती है मॉडर्न लैंग्वेज, यानी पहले यहाँ पे देखेंगे तो जैसे संस्कृत का कहीं यूज़ करेंगे, कुछ करेंगे। और अपभ्रंशा वाले ज़्यादातर सिक्युलर वाले इसमें, इसलिए संस्कृत का ज़्यादा यूज़ ना करते हुए वो लोग उन लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपभ्रंशा को दिया जाता है। तो अपभ्रंशा के ब्रैकेट में आप थोड़ा सा लैंग्वेज लिख के रख दीजिए, यानी आपको पता रहेगा। तो लैंग्वेज लिख लिया सबने? सो ठीक है, तो आपको यहाँ पे रीजन के अकॉर्डिंग देंगे, क्योंकि यहाँ पे ये कैसा हुआ कि राजस्थान में इसलिए मैंने देखा कि वो सब रीजन के अकॉर्डिंग है, यहाँ पे रूलर के अकॉर्डिंग है और यहाँ पे हम कहेंगे लैंग्वेज के अकॉर्डिंग है। तो नॉन संस्कृतिक ऐसे आपके याद रख सकते हैं, नॉन संस्कृत लैंग्वेज ये है। उसके बाद चलो, क्लियर हुआ फिर आयुष? यस, हाँ हाँ, यस, थैंक यू। सो ये होगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो आगे हमें देखने मिलता है मारवाड़ के बाद पहाड़ी स्कूल। पहाड़ी स्कूल, अब हम यहाँ से आते हैं राजस्थानी स्कूल के बाद पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग में। पहाड़ी स्कूल में अगर हम बात करते हैं सो पहाड़ से जुड़ी हुई होगी, इसलिए इसको पहाड़ी स्कूल कहा जाता होगा। राजस्थान में थी इसलिए राजस्थानी कहा गया, पहाड़ में है इसलिए पहाड़ी कहेंगे। पहाड़ी स्कूल में अगर हम जाते हैं तो पहाड़ से रिलेटेड यानी पहाड़ी स्टाइल हो गई। ये सब हिमालयन स्टेट्स में ज़्यादातर फ्लोरिश कर गई। पहाड़ी वहाँ पे ज़्यादा है और पहाड़ी स्कूल वहाँ पे फ्लोरिश कर गई सब हिमालयन रीजन में। जैसे कि कुछ हम कहेंगे अराउंड 22 प्रिंसली स्टेट्स थे जो कि जम्मू एंड कश्मीर से निकल के अल्मोड़ा तक जाते हैं, है ना। तो जम्मू से अल्मोड़ा तक टोटल 22 प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे। वो दो ग्रुप में बढ़ गए। दो ग्रुप में जो बटे वो हुआ एक बाशोली, यहाँ पे हुआ एक कांगड़ा ग्रुप, और इसमें थोड़ा सा नए बुक वाले पुराने बुक वाले इसको चेंज कर लेंगे और एक हो गया बाशोली स्कूल, है ना। पहले उन्होंने जम्मू और डोगरा स्कूल कहा, तो जम्मू डोगरा नहीं, वो बाशोली स्कूल होना चाहिए।
बाशोली स्कूल। सो बाशोली स्कूल आ जाते हैं और बाशोली के साथ साथ हम कहते हैं कि कांगड़ा स्कूल आते हैं। सो बाशोली ये होने के साथ इनकी जो थीम्स थी वो माइथोलॉजी से रिलेटेड तो लिटरेचर थी। जैसे हमने देखा अपभ्रांसा वाले क्या करेंगे, लिटरेचर या फिर जो भी चीज़ें लिखी गई है नॉन सांस्कृतिक वाले उसके ऊपर की चीज़ों पे पेंटिंग्स बनाएंगे। वैसे ही पहाड़ी स्कूल वाले माइथोलॉजी पे भी बनाएंगे और जो जितने भी लिटरेचर है उसमें भी बनाएंगे। सो इनकी थीम बहुत सारी हो सकती है और इनके जो मूवमेंट्स, उनके जो फिगर्स बनाए जाते हैं उसमें फुल ऑफ मूवमेंट्स होती है और हर फिगर का एक डिफरेंट कंपोजिशन, कलर और पिगमेंटेशन होता है। कैसे, तो ये आपको बता दें। तो यहाँ देखिए कितने भी फिगर सब कुछ मूवमेंट कर रहे हैं। इवन ये खड़े होके भी इनकी कोई मूवमेंट आपको होते दिख रही, ये भी चल रहे हैं, इनकी भी कोई मूवमेंट हो रही है, सबकी मूवमेंट हो रही है और सबका कलर देखिए, सभी का कलर अलग होता है। तो पहाड़ी स्कूल वाले ये थोड़ा सा हमें पहाड़ी स्कूल में देखने मिलता है। ओके, सो पहाड़ी स्कूल में ये थोड़ा सा है, फुल ऑफ मूवमेंट्स है और हर एक व्यक्ति का कलर अलग और अलग पिगमेंटेशन देखने मिल रहा है। इसके अलावा हम कहेंगे कि नैन सुख, मनका या फिर हम कहेंगे संसार चंद, इस तरह के कुछ ग्रेट आर्टिस्ट रहे हैं इनके वक्त। तो मैं नैन सुख, नाम में ही आपको पता चल रहा है कि अच्छी पेंटिंग्स देखोगे तो आपके जो आंखें हैं उसको अच्छा लगेगा, उसको हैप्पीनेस मिलेगा, उसको हम नैन सुख कहते हैं। सो नैन सुख ये नाम ही उनका वैसा है। और एक और है संसार चंद, ये तीनों भी बहुत ही फेमस आर्टिस्ट है फ्रॉम पहाड़ी स्कूल। पहाड़ी स्टाइल में हम जब आते हैं तो हमने दो स्कूल को पढ़ना है, एक है कांगड़ा स्कूल और एक है बाशोली स्कूल। तो जिस तरह से लिखा है उस तरह से ही पढ़ते हैं। हमने बाशोली को पहले लिखा, तो चलिए बाशोली को पढ़ते हैं। अब बाशोली जो है इसकी अगर मैं बात करूं तो ये 17th सेंचुरी में ये एक पहाड़ी स्कूल बनाई जाती है जिसे बाशोली स्कूल कहा जाता है और ये बनती है जम्मू एंड कश्मीर में। J&K की एक स्कूल है और ये लोगों ने मिनिएचर पेंटिंग्स बनाना शुरू किया। इसके साथ साथ ये हम कहेंगे कि दिस वर द अर्ली फेज पेंटिंग्स है। तो बाशोली स्कूल पहले फ्लोरिश की गई, इसलिए इनकी अर्ली फेज की पेंटिंग्स देखने मिली। अब इनके स्कूल की कुछ स्पेशलिटीज देखिए, कुछ फीचर्स देखिए। अर्ली फेज की है तो मैंने बता दिया, एक्सप्रेसिव फेसेस है, रिसाइडिंग हेयर लाइन है, बिग आईज है लाइक लोटस पेटल्स। अब एक एक देखते हैं। फेसेस देखिए, सबके बहुत एक्सप्रेसिव फेसेस है, सबके फेसेस पे कुछ ना कुछ एक्सप्रेशंस देखने मिल ही रहे हैं। ये पेंटिंग जो आपको देखने मिल रही है ये श्री कृष्ण की रास लीला की पेंटिंग है। अब यहाँ पे सभी के फेस पे कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन है। इनके आंखों को देखिए, ऐसा लग रहा है कि रोज के पेटल्स हैं और इनकी जो हेयर लाइन है वो रिसाइडिंग है, यानी इनका जो फोरहेड है ये बड़ा दिखेगा। हेयर लाइन है ना, यहाँ पे रिसीडिंग हेयर लाइन का हम ये कह सकते हैं कि थोड़े पीछे हेयर है ना, तो एकदम आगे तक नहीं आए हैं हेयर काफ़ी पीछे दिख रहे, तो रिसीडिंग हेयर लाइन है, फुल एक्सप्रेसिव फेसेस है और बड़ी बड़ी आइज है लाइक रोज पेटल्स और लॉट ऑफ प्राइमरी कलर का यूज़ किया है। रेड, येलो, ग्रीन का बहुत यूज़ है, वैसे ये करते ही हैं। तो प्राइमरी कलर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ये लोग पहले जो अपनी पेंटिंग्स थी वो क्लॉथ पे बनाते थे, है ना, पहले की वो पेंटिंग्स क्लॉथ पे बनाते थे, मुगल टेक्निक, बट इन देयर ओन स्टाइल। तो क्लॉथ पे बनाने के कारण वो मुगल भी क्लॉथ पे बनाते थे तो वैसा ही है, बट अपने स्टाइल और टेक्निक से बनाते। क्लॉथ पे बनाते मुगल जैसे बनाते थे वैसा, बट मुगल के स्टाइल में या मुगल के टेक्निक में नहीं बनाते ये पेंटिंग, अपनी खुद की अलग टेक्निक में पेंटिंग बनाते। इनकी पेंटिंग की थीम्स होती हैं रसमंजरी, उसके अलावा हम कहेंगे गीता गोविंद, रामायण। तो यहाँ पे आपको गीता गोविंद से रिलेटेड कुछ हम कहेंगे श्री कृष्ण की कुछ कहानियाँ और ये सब आपको देखने मिल सकती है, जैसे कि अभी आपने यहाँ पे देखा। सो ये बाशोली स्कूल है। बाशोली स्कूल में आपको इस तरह की कुछ थीम्स देखने मिलती है और इनके यहाँ के फेमस पेंटर का नाम है देवीदास। देवीदास इनके मोस्ट फेमस पेंटर है जिन्होंने राधा कृष्ण की पेंटिंग बनाई है और यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट कलर का यूज़ किया जाता है। कॉन्ट्रास्ट ऑफ कलर ये मालवा स्कूल ऑफ पेंटिंग से इन्होंने लिया है। कॉन्ट्रास्ट बहुत ज़्यादा आपको देखने इसमें अलग अलग मिलता है। सो ये आप देखोगे कुछ स्कूल, है ना। बाशोली के बाद हम आते हैं कांगड़ा स्कूल में। तो बाशोली एक स्कूल है और दूसरी है कांगड़ा स्कूल। कांगड़ा ये रीजन है एक, आपको जैसे देखने मिलता है बाशोली, कांगड़ा। अब यहाँ पे कोई अगर बता सके तो बहुत अच्छा होगा, कांगड़ा रीजन वैसे आता कहाँ पे है? यस, कोई भी बताएगा तो चलेगा। एट प्रेजेंट यस, कहाँ पे? यस, वेरी गुड, वेरी गुड। किसने बताया? हाँ यस, आवाज़ आपकी क्लियर नहीं है इसलिए पहचान नहीं पाया। यस, सोनिया, सोनिया, यस यस यस, सोनिया जी, हाँ हाँ, आपकी आवाज़ क्लियर है।
थोड़ा आवाज़ ब्रेक हो रही थी। हाँ, तो सोनिया जी ने जो कहा कि कांगड़ा स्कूल हिमाचल प्रदेश में आते, एकदम बराबर है। सो कांगड़ा स्कूल हिमाचल प्रदेश, एट प्रेजेंट हिमाचल प्रदेश में। अब मुगल एम्पायर धीरे धीरे जब डिक्लाइन कर गया तब ये डेवलप। अब क्या हुआ कि मुगल एम्पायर डिक्लाइन होने लगा, तो हम कहेंगे कि जब नादिर शाह ने इन्वेड किया तो मुगल एम्पायर जो था ये डिक्लाइन होने लगा, और बहुत सारे जो मुगल स्टाइल के आर्टिस्ट थे वो माइग्रेट करने लगे। वो माइग्रेट करते करते कांगड़ा तक पहुंच गए। कांगड़ा रीजन में पहुंचने के बाद वहाँ पे एक रूलर थे, वो रूलर का नाम था राजा गोवर्धन सिंह। राजा गोवर्धन सिंह इनको कहते हैं कि ठीक है भैया, आ जाइए हमारे साथ, और हमारे साथ आप पेंटिंग पे अपना वर्क करते रहिए। सो इनको पैट्रोनेज मिल गया, और पैट्रोनेज मिलने के कारण ये जो माइग्रेशन था आर्टिस्ट का, इस कारण एक नई स्कूल ही आ गई जिसे गुलेर कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग भी कहा जाता है। अब ये जो पेंटर्स थे ये मुगल के पेंटर्स थे और वहाँ से ऊपर आए थे। अब माइग्रेट करते करते और इन्होंने अपनी स्कूल डेवलप की, और स्कूल डेवलप करने के बाद एक और रूलर है जिनका नाम था राजा संसार चंद। राजा संसार चंद के वक्त तो कांगड़ा स्कूल पूरे जेनिथ पे पहुंच चुकी थी, बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी थी। अब डेवलप होने के साथ साथ आपको ये कहूँगा कि इनके स्कूल में आपको पेंटिंग्स में सेंसुअलिटी और इंटेलिजेंस बहुत देखने मिलता है, जो कि बाकी स्कूल्स में नहीं देखने। सेंसुअलिटी बहुत है, देखिए ये कुछ समझा रहे हैं इनको, यहाँ सेंसुअलिटी बहुत है। सेंसुअलिटी के साथ साथ आप यहाँ पे कह सकते हैं कि इंटेलिजेंस भी बहुत देखने मिलता है इनके पेंटिंग्स में। ये तो है। इनके मोस्ट पॉपुलर सब्जेक्ट जो है वो आता है गीता गोविंद, भगवत पुराण, सत्यसाई, नाल दमयंती, ये आता है। उसके साथ साथ इन्होंने एक पेंटिंग बनाई है, दैट इज़ 12 मंथ्स पेंटिंग। 12 मंथ्स पेंटिंग जो है ये बहुत ही फेमस पेंटिंग है, जिसमें इन्होंने क्या दिखाया, अब क्या 12 मंथ लिखा है, यानी 12 महीने में आपके एक ह्यूमन बीइंग के इमोशंस कैसे अलग अलग होते हैं 12 के 12 मंथ्स में, वो इस 12 मंथ पेंटिंग से बनाया गया है। और 12 मंथ पेंटिंग बहुत ही फेमस पेंटिंग मानी जाती है कांगड़ा स्कूल की। कभी अगर क्वेश्चन आया तो याद रखिएगा। और कांगड़ा स्कूल के राजा संसार चंद इतने इसको आगे लेके गए इस स्कूल को कि राजा संसार चंद नाम का एक म्यूज़ियम भी बनाया गया। अगर आप आसपास रहते हैं कांगड़ा रीजन के, तो ये जो म्यूज़ियम आपको देखना है, तो कांगड़ा में अगर आप जाओगे तो आपको ये म्यूज़ियम देखने मिलेगा। आप इसको विज़िट कर सकते हैं और आप इसमें देखोगे तो आपको कांगड़ा स्कूल की पेंटिंग्स यहाँ पे देखने मिलेगी। सो ये है एक कांगड़ा स्कूल। सो ये हो गई आपकी कुछ नॉर्थ की स्कूल, जैसे कि आपने देखा, यानी नॉर्थ यानी एक्सट्रीम नॉर्थ भी नहीं कहूँगा तो भी ये कहूँगा कि ये तो एक ऊपर नॉर्थ में है ही, बट ये आपको देखने मिलती है वेस्ट में। और उसके साथ साथ अब आपने देखा वेस्ट, नॉर्थ, आपने कुछ टाइम पहले देखे थे ईस्ट में भी, जैसे कि आपने पाल वाला देखे, और यहाँ पे भी देखा, यहाँ जैसे कि मुगल देखे आपने। ऐसा अब एक रीजन बचता है, वो है साउथ का। अब हमें साउथ का रीजन जो कवर करना होता है, साउथ इंडिया में कुछ पेंटिंग्स अलग देखने मिलती है, डिफरेंट देखने मिलती है। सो साउथ की पेंटिंग्स जो है वो हम पढ़ लेते हैं और रुक जाते हैं। आज साउथ की पेंटिंग्स ज़्यादा नहीं है, साउथ में स्कूल्स भी ज़्यादा नहीं है। साउथ में आपको 2 तरह की पढ़ना होता है, उसको हम कवर कर लेते हैं। जैसे कि आपको देखने मिलता है तांजौर पेंटिंग, और आपको देखने मिलता है मैसूर पेंटिंग। इन 2 पेंटिंग्स को पढ़ लेते हैं, फिर रुक जाते हैं। सो यहाँ तक ठीक है सबको? इतना बताइएगा एक बार आपका। यस यस, तो बाकी लोग भी बताइएगा, क्योंकि मुझे आपकी आवाज़ आएगी तो अच्छा लगेगा। यस यस, ओके, थैंक यू। सो चलो आगे और चलते हैं, और आखिरी आज का पोर्शन पढ़ लेते हैं, और कल हम मॉडर्न पेंटिंग और फोक पेंटिंग पढ़ेंगे। मॉडर्न पेंटिंग और फोक पेंटिंग को हम कल कवर करेंगे। आज हम कवर कर लेते हैं साउथ इंडिया के मिनिएचर्स को। साउथ इंडिया के जो मिनिएचर्स है, इसमें 2 तरह के पेंटिंग्स आपको देखने मिलते हैं। अब साउथ इंडिया को अलग से इसलिए पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि उनके पेंटिंग्स थोड़े से डिफरेंट स्टाइल्स में बनाए जाते हैं। साउथ इंडिया की एक पेंटिंग जैसे कि आ जाते हैं हम तांजौर पेंटिंग में, और दूसरी जो स्कूल आती है वो होती है मैसूर पेंटिंग। तांजौर पेंटिंग और मैसूर पेंटिंग में जाएंगे, उसके पहले आपको एक और टास्क आप लिख के रखिए। आपके इसमें आपका टास्क है, आपको रागमाला पेंटिंग्स पढ़ना है। पेंटिंग्स के बारे में लिखना है अपने नोट्स में। सॉरी, रागमाला पेंटिंग्स। सो दिस इज टास्क फॉर यू। ये सेकेंड टास्क। उसके बाद आएंगे तांजौर में। तांजौर या थांजौर पेंटिंग भी इसे कहा जाता है। ये फेमस होता है अपने गोल्ड कोटिंग के लिए। सबसे ज़्यादा गोल्ड कोटिंग के लिए जो फेमस स्कूल है वो होता है
तांजोर स्कूल, देखिए गोल्ड कोटिंग की गई है यहाँ पे, बहुत अलग। ऐसी पेंटिंग्स आपने अभी तक देखी नहीं होगी, अब तक जितने हमने पोर्शन कवर किया ऐसी पेंटिंग्स आपने देखी नहीं होगी। अब पेंटिंग्स, इसलिए साउथ इंडिया के आर्ट को अलग से पढ़ना पड़ता है, क्योंकि यहाँ की पेंटिंग्स भी बहुत अलग देखने मिलेगी। पेंटिंग्स जो होगी वो डेकोरेटिव पेंटिंग ज़्यादातर देखने मिलती है, और प्रोबेबली ये जो है हम ये कहेंगे कि developed as the result of defeat of Tanjore Nayaks by Marathas and fall of विजयनगर एम्पायर, ये सब हुआ है। तो मराठा रूलर्स जब जीत जाते हैं इन सबको, तो उसके बाद मराठा रूलर्स ने तांजौर पेंटिंग्स को पैट्रोनाइज किया, और 18th सेंचुरी में ये चीज़ें डेवलप होना शुरू हुआ। ये जो पेंटिंग्स थी ये ग्लास और बोर्ड पे बनाई जाती हैं ताकि शाइन, इसलिए उस पर शाइन बहुत अच्छा दिखता है। ग्लास और वुडन प्लैंक्स या फिर बोर्ड पे बनाई जाती हैं। उस पे बनाने के साथ साथ ये लोग क्लॉथ या वेलम का भी यूज़ नहीं करते, ये ग्लास और बोर्ड का यूज़ करते हैं। आपने देखा पहले क्लॉथ, वेलम, पेपर ये सब देखने मिल रहा था, अब आपको ये सब नहीं देखने मिलेगा। इंस्टेड आपको ग्लास और वुडन प्लैंक्स देखने मिलते हैं। और हम ये नॉर्थ में जाओगे तो आपको देखिए, नॉर्थ और साउथ में मेन डिफरेंस ये पड़ रहा है पेंटिंग्स में कि जिस पे ये पेंटिंग बनाते हैं, नॉर्थ वाले जो पेंटिंग बनाते हैं वो वेलम पे या फिर हम कहेंगे पाम लीफ पे, इन सब पे बनाते हैं। और अगर आप नीचे आओगे तो यहाँ, या फिर क्लॉथ पे बनाते हैं नॉर्थ वाले, नीचे आओगे तो आपको साउथ में तो आपको ग्लास और बोर्ड पे बनाते हुए पेंटिंग दिखाई देगी। सो ये कुछ यूनिक है। अब ये, और इनका एक यूनिक फीचर ये भी है कि ये ब्रिलियंट कलर का बहुत यूज़ करते हैं, बहुत ही बेहतरीन कलर है। इस तरह के कलर्स देखिए, बहुत बेहतरीन कलर है, पैटर्न्स भी बहुत अलग है। और सबसे यूनिक फीचर ये है कि ये गोल्ड लीफ का यूज़ करते हैं, डायरेक्टली गोल्ड का यूज़ करते हैं। सो गोल्ड लीफ का यूज़ यहाँ पे किया जाता था, ये भी है। और इसको हम कहेंगे कि इसको जोग्राफिकल GI स्टेटस भी दिया गया, जोग्राफिकल इंडिकेशन स्टेटस भी दिया है तांजौर का। तांजौर पेंटिंग को जोग्राफिकल इंडिकेशन क्या होता है अभी आपने पढ़ा नहीं है, आगे आप पढ़ोगे, बट यहाँ पे एक आपको, यहीं पे मैं लिख देता हूँ कि इसको गोल्ड लीफ पेंटिंग भी कहा जाता है, ताकि आपको डायरेक्टली इसको देख के ही याद आ जाए गोल्ड लीफ पेंटिंग कौन सी है। और उसके अलावा यहाँ एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ ताकि आपको और भी कुछ आपके पास डेटा रहे कि इनको GI टैग भी मिला है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक ये है ना, पॉइंट है जिसमें हम देखोगे कि GI टैग भी इनको मिल जाता है। सो GI टैग मिलना यानी ये पेंटिंग वहीं पे बन सकती है, ये यहाँ पे फिक्स हो गया है। अब ये पेंटिंग सिर्फ वहीं पे बन सकती है। ये फिक्स होने के बाद अगर आप आगे बढ़ो तो आपको और भी कुछ चीज़ें जहाँ पे जैसे कि देखने मिलती है, वो ये कि यहाँ पे जेमस्टोन्स का और कट ग्लासेस का भी यूज़ करते हैं, इसलिए शाइन बहुत करती है पेंटिंग। अब कहीं पे ग्लासेस लगा दिए उसको पेंट करके या फिर कट करके, और उसके अलावा जेमस्टोन्स लगा दिए। और स्माइलिंग कृष्ण इन वेरियस पोजेस, ये इनका बहुत ही बहुत फेमस एक थीम है, जिसमें कृष्ण जो है वो स्माइलिंग दिख रहे हैं और अलग अलग पोजेस में है। और पेंटिंग जो है ये बहुत ऊपर बड़ी, जेनिथ पे पहुंची सरफोजी महाराज के वक्त। सरफोजी महाराज जो इनके वक्त ये, और सरफोजी महाराज कौन से डायनेस्टी के थे, तो मराठा रूलर्स ने दिया तो मराठा डायनेस्टी के ही थे जो महाराजा सरफोजी थे। तो ये आर्ट में बहुत अपना इंटरेस्ट रखते थे। आज भी ये ऑपरेशनल है, आज भी ये पेंटिंग्स बनाते हैं, बट ये पेंटिंग्स आज अपनी बनाते हैं बर्ड्स, एनिमल्स, बिल्डिंग्स पे। तो इनका जो थीम था वो थोड़ा सा बदल चुका है, अब थोड़ा सा रियलिस्टिक इस पे वो पेंटिंग्स बनाना शुरू कर दी है। तांजौर या थांजौर पेंटिंग, जिसे गोल्ड लीफ पेंटिंग कहा जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेंटिंग पता चलती है साउथ की। उसके बाद दूसरी और आखिरी पेंटिंग जो हम साउथ में पढ़ेंगे और आज पढ़ेंगे वो है मैसूर पेंटिंग। मैसूर पेंटिंग की बात करते तो मैसूर एरिया आपको अच्छे से पता ही है, मैसूर प्रोविंस जो है वहाँ पे डेवलप कर गई। उसके अलावा पेट्रोनेज जो है वो मैसूर के रूलर्स ने तो दिया ही, बट ब्रिटिश पीरियड के वक्त भी कंटिन्यू कर गया। इनकी जो मेजर थीम है वो हिंदू गॉड और गॉडेस के ऊपर ये पेंटिंग्स बनाते हैं। हिंदू गॉड और गॉडेस के ऊपर पेंटिंग तो बनाते हैं, बट इनका यूनिक पार्ट ये है कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा फिगर्स रहे तो एक फिगर प्रीडोमिनेट करती है बाकी लोगों को। जैसे यहाँ पे आपको एक दिख रहा है, ये एक फिगर है, इसके साथ ये जो दोनों हैं ये साइज में इनसे बड़ी रहेगी। तो एक जो होगी, जैसे 3 आप बना रहे हो, एक एग्जांपल लेता हूँ मैंने, अगर 3 लोग यहाँ पे बनाने हैं, सो 3 में जो मेन वाला होगा उसको थोड़ा सा बड़ा दिखाया जाता है। ये इनका एक यूनिक फीचर आपको देखने मिलता है। तो 1 फिगर प्रीडोमिनेटेड, ऑल अदर्स इन साइज एंड कलर। इवन इनका कलर भी देखिए इसमें बहुत अच्छे से यूज़ किया जाता है बाकी इससे। तो एक के ऊपर फोकस यहाँ पे दिखाई दे, इसलिए ये चीज़ें की जाती है। और ये जो भी पेंटिंग करते हैं इसमें गेसो पेस्ट को यूज़ करते हैं। अब गेसो पेस्ट क्या होता है आपको बता देता हूँ। जैसे आपने फ्रेस्को पेंटिंग देखी, ये वो देखा, तो ये लोग गेसो पेस्ट करते हैं। यानी आप देखोगे तो वाइट लेड का पाउडर होता है एक, उसको वाइट लेड पाउडर को लाते हैं
उसमें ये हम कहेंगे कि ग्लू डालते हैं, ग्लू, है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जैसे कि जिंक ऑक्साइड, अरेबिक गम, इन सबको डाल के करते हैं और इनके जो कलर होते हैं ये बहुत म्यूटेड कलर होते हैं। म्यूटेड यानी बहुत ब्राइट कलर तो आपको दिख ही नहीं रहे। आपने देखा इसमें कि कलर्स देखिए बहुत ब्राइट नहीं है। अब बहुत ब्राइट कलर नहीं होने के कारण इसमें थोड़ा सा हम देखोगे कि एक थोड़ा अलग तरह की पेंटिंग ये हमें दिख रही है कलर्स के इसमें। सो इस तरह के कलर्स हमने ज़्यादातर देखे नहीं पहले वाले इसमें, बट ये कलर देखिए बहुत अलग लग रहा है। तो गेसो पेस्ट लगाया हुआ है और बहुत ब्राइट कलर ये यूज़ नहीं करते हैं। सो ये होगा एक हम कहेंगे इनका आर्ट, जिसको कहा जाता है मैसूर पेंटिंग। अब मैसूर पेंटिंग हमने पढ़ लिए। अब मैसूर पेंटिंग के बाद आपको मैंने आज 2 टास्क दिए हैं। 2 टास्क के बाद आपको और भी कुछ चीज़ें बताता हूँ और फिर हम रुकेंगे। तो सबसे पहले आपको ये बताता हूँ कि हमने आज क्या क्या पढ़ा, एक बार उन सब चीज़ों को देख लेते हैं। और उन सब चीज़ों को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम यहाँ से आगे बढ़ सकें मॉडर्न इंडियन पेंटिंग्स के तरफ कल। सो मॉडर्न इंडियन पेंटिंग्स की तरफ जाने से पहले मैं आपको कुछ यहाँ पे चीज़ें बता देते हैं। हमने देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं आपने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले आपने मिनिएचर की शुरुआत की। मिनिएचर की जब हम शुरुआत करते हैं तो मिनिएचर क्या होते हैं ये हमने देखा। मिनिएचर को बताने की प्री कंडीशंस हमने देखी। मिनिएचर के हमने कुछ फीचर्स देखे। फीचर्स के बाद हमने अर्ली मिनिएचर देखे। अर्ली मिनिएचर में 2 स्कूल आती है, पाला स्कूल और अपभ्रामसा स्कूल। उसके बाद हम आगे जब आए तो हमने यहाँ पे ट्रांजिशन पीरियड के कुछ मिनिएचर्स देखे। उसके बाद हम दिल्ली सल्तनत के कुछ देखते हैं और मेनली हम मुगल के पर आगे मुगल में स्टडी करते। बाबर कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए, हुमायूं कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए। अकबर ने काफ़ी अच्छा तस्वीर खाना और ये सब बनाया था। उसके बाद हुमायूं जहांगीर के वक्त तो ये बहुत ऊपर पहुंच गए थे। शाहजहां ने भी इसको बहुत अच्छा सपोर्ट दिया। शाहजहां ने थोड़े आर्टिफिशियल एलिमेंट्स डाले, औरंगजेब के वक्त डिक्लाइन कर गया। उसके बाद उन्हीं के वक्त 2 रीजनल स्कूल्स डेवलप होती है, एक होती है राजस्थान स्कूल और दूसरी होती है पहाड़ी स्कूल। राजस्थान स्कूल में अगर हम आते हैं तो हमने राजस्थान स्कूल में मेवाड़ स्कूल देखी, हमने किशनगढ़ स्कूल देखी, हमने बूंदी स्कूल देखी, हमने आमेर जयपुर स्कूल देखी, हमने मारवाड़ स्कूल देखी। मारवाड़ स्कूल अगर देखा गया तो किशनगढ़ और बूंदी जो हमने स्कूल देखी वो मारवाड़ स्कूल में ही आती है। ये भी हमने आखिरी में चीज़ें पढ़ी। हमने बाद में पहाड़ी स्कूल में, पहाड़ी यानी नॉर्थ साइड की रहेगी, जिसमें 2 तरह के हम स्कूल पढ़ते हैं। एक होती है यहाँ पे बाशोली स्कूल और दूसरी होती है कांगड़ा स्कूल। बाशोली स्कूल और कांगड़ा स्कूल को हमने यहाँ पे स्टडी किया और उसके बाद हम आए साउथ इंडियन आर्ट की तरफ। साउथ इंडियन आर्ट में 2 तरह की हमने पेंटिंग्स देखी। एक हमने देखी तांजौर और एक हमने देखी मैसूर। अब इस तरह की 2 पेंटिंग्स देख के हम यहाँ पे रुक गए और हम मॉडर्न पेंटिंग्स को कल पढ़ने वाले, जिसमें कंपनी पेंटिंग, बाजार पेंटिंग, राज रवि वर्मा या राजा रवि वर्मा, इन सब की पेंटिंग्स हमें यहाँ पढ़ना है। अब सबसे पहले आपको, कल संडे है तो कल की चीज़ें सबसे पहले आपको बता देता हूँ। कल संडे ज़रूर है, पर अब कैसा है कि पहले तो मैं संडे को वैसे ऑफ देता था, बट अगर आपका पॉसिबल हो तो अभी हम क्लास इसीलिए लेंगे क्योंकि थोड़ा सा बैच शुरू करने को थोड़ा सा टाइम लग गया था ना। हर संडे को तो पक्का नहीं बोल सकता कि क्लास होगा, क्योंकि कभी कभी कुछ संडेज़ को मुझे लोक अदालत और ये सब में अटेंड करना पड़ता है। बट कुछ एक हाथ संडे गया तो गया, बाकी हर संडे को आपके क्लास हो सकते हैं। आप लोग अगर रेडी होंगे तो कल हम क्लास ले सकते हैं। उसके अलावा कुछ और भी चीज़ें बताऊंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि क्लास कल लेना है संडे को, आप लोग जैसा बोलेंगे वैसा। यस, बाकी हाँ संडे को ठीक है, वो तो करेंगे ही। टास्क देखिए, टास्क का क्या है, आपने जो मुझे टास्क भेजे वो तो मैं वैसे भी आपको इसमें तो क्या कहते हैं पीडीएफ में तो भेज ही रहा हूँ। उसमें कोई डाउट्स होंगे तो वो हम डाउट भी कर सकते हैं। और पर हाँ, यस, हाँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। हाँ, मैं यही बोल रहा था क्योंकि क्लास ले रहे हैं तो यानी मेरा यही था कि जल्द से जल्द अपना ये ख़त्म हो जाए बैच, तो फिर इसीलिए मैंने ये बोला था। तो पहला तो ये है कि क्लास तो लेना ही है ना। क्लास तो लेंगे ही। क्लास के अलावा सिर्फ आपको ये बता देता हूँ कि जो आप टास्क कर रहे हो, ठीक है, वो टास्क तो आप मुझे भेज रहे हो, उसमें आपको कुछ अगर डाउट होंगे, और क्योंकि जो आप टास्क मुझे भेज रहे हो वो टास्क के, आज मैं आपको उसके भी पिक्चर्स ये भेज दूंगा कि उसके भी इन्फॉर्मेशन जो आपने लिखी है और मैं आपको वो भी भेज दूंगा, तो आप वैसे भी उसको पढ़ ही रहे हो। उसमें जो डाउट होंगे वो हम सॉल्व कर सकते हैं। और तीसरा हम ये कर सकते हैं कल ही संडे को कि आपकी एक टेस्ट लेंगे एमसीक्यू की, प्लस कुछ मेंस के क्वेश्चन उसमें डाल देंगे।
मेंस के 2 क्वेश्चन हम डाल सकते हैं, और एमसीक्यूज जैसे मैंने आपको कल बोला था ना कुछ एमसीक्यूज दूंगा, तो ये आपको मैं टेस्ट दे दूंगा, और इसमें भी जो डाउट रहेंगे ये टेस्ट में, फिर आप वो मंडे से हम जैसे जैसे आगे जाएंगे सैटरडे तक फिर से सॉल्व कर लेना। ये कैसा लग रहा है आपको, ठीक लग रहा है सबको? और बाकी लोग बताइए, चलेगा है ना? तो मैं ऐसा सोच रहा था कि क्लास ले लेते हैं, टास्क जो है उसमें आपके जो डाउट है वो भी क्लियर हो जाते हैं, और एक टेस्ट भी आपको कल दे देता हूँ, यानी टेस्ट जो होगी उसका टॉपिक भी बता देता हूँ। टेस्ट आपकी कल आर्किटेक्चर वाले पोर्शन पे होगी, सो आर्किटेक्चर वाले पोर्शन पे आपकी टेस्ट हो जाती है, उसके अलावा हमारा क्लास भी हो जाता है कल, और टास्क भी कंप्लीट जो आपने किए उसके डाउट भी क्लियर हो जाते हैं। और टास्क मुझे एक बार किसी ने पूरे अब तक पहले से लेके अब तक नोट डाउन करके रखे हैं पूरे टास्क, पहले से लेके अब तक नोट डाउन है किसी के पास? सो ठीक है, नोट डाउन है नहीं, वो फर्स्ट डे से है आपके पास? सौजन्या जी, आप सौजन्या जी ना? हाँ हाँ। सो आप क्या कीजिएगा कि वो अगर हो सकता है तो मुझे मेरे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, पॉसिबल होता है तो। जहाँ पे आपने लिखे उसके फ़ोटोज़ खींच के भेजी तो भी चलेगा, ताकि मैं ये जो मैंने आपको टास्क दिए, ये टास्क के मैंने कुछ अगर आपको ये सेंड नहीं किए होंगे पीडीएफ, तो वो मैं आपको कर दूंगा, ताकि कुछ लोगों के टास्क नहीं अगर हुए होंगे तो उनको पीडीएफ के थ्रू मिल जाएगा नोट्स में। सो इतना कर देंगे आप? हाँ, यस यस, इतना कर दीजिएगा। बाकी मैं जैसे मैंने आपको बताया कि मैं टास्क आपका जो भी डाउट रहेंगे वो मैं सॉल्व कर दूंगा, और अगर वैसा भी है तो एक एक थोड़े थोड़े आपको आइडिया टास्क के बारे में भी दे दूंगा, बट पहले क्लास ले लेंगे और फिर देखेंगे हमको टास्क के ऊपर डिस्कशन और आपके डाउट्स के ऊपर डिस्कशन जो भी करना है वो। सो ये शेड्यूल है। सो मैं एक बार आखिरी बार बता दीजिए, मैं इसको फाइनल कर दूं संडे के शेड्यूल को? यस, हाँ टाइमिंग सेम रहेगा, क्योंकि टाइमिंग में चेंजेस नहीं करेंगे, एकदम टाइमिंग में चेंजेस होने से थोड़ा सा और ये हो जाएगा। तो टाइमिंग भी अभी टाइमिंग के ऊपर, टाइमिंग भी सबको क्लियर चलेगा ये संडे को 7 to 8:30, यानी जल्दी फ्री हो जाते हैं आप भी संडे को, ठीक है? हाँ यस, चलिए तो संडे को भी ले लेंगे। और एक्चुअली मैं संडे को लेने भी नहीं लेता नहीं हूँ वैसे, मुझे भी पता है कि एक दिन थोड़ा सा माइंड को ये होना, बट अभी क्या हो गया ना कि थोड़ा सा बैच शुरू होने में कुछ प्रॉब्लम्स के कारण मुझे टाइम लग गया, इसीलिए। नहीं तो और इसीलिए फिर संडे को लेके हम जल्दी जल्दी इसको ख़त्म कर सकते हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि संडे को भी ले लेते हैं। तो संडे को भी हम ले लेंगे और आपके कुछ डिस्कशन कर लेंगे। बस ऐसा हो सकता है कि एक आध संडे को मैं नहीं रहूँ, क्योंकि कभी कभी लोक अदालत होते हैं संडे को, तो कल तो मेरे साथ वाले जो लॉयर्स है वो जाएंगे, तो कभी वो अवेलेबल नहीं रहे तो अदरवाइज संडे को आपका क्लास होगा ही, और नहीं भी हुआ तो टेस्ट तो आपकी होगी। तो कल आपकी एक टेस्ट होगी एमसीक्यूज पे, आपको वो टेस्ट सॉल्व करना है, और उसमें मेंस के भी 2 क्वेश्चन में डाल दूंगा, वो मुझे सबमिट कर दीजिएगा उसके आंसर्स, और उसके जो सॉल्यूशंस है वो सॉल्यूशंस मैं आपको भेज दूंगा टेस्ट के बाद। सो टेस्ट का टाइमिंग क्या रखना है आप बताइए मुझे? 50 क्वेश्चंस टेस्ट का टाइमिंग। अब मैं ऑप्शन देता हूँ, क्लास के बाद एकदम, या फिर आफ्टरनून, या फिर इवनिंग। इवनिंग, चलिए इवनिंग में ले लेते हैं। सो इवनिंग में 5 to 5:30, 5 to 6 ठीक रहेगा आपको, या 4 to 5? बोलिए आप लोग। 5 to 6 ठीक है, तो 5 to 6 रखते हैं। अब आपको रूल्स बता देता हूँ टेस्ट के। रूल्स ऐसे हैं कि देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी टेस्ट मैं आपको दूंगा वो टेस्ट में आपको एमसीक्यूज जो रहेंगे उसके आपको एक पेज पे, जैसे आप कुछ लोगों ने मुझे पिछले जो एमसीक्यू दिए थे उसके आंसर आपने मुझे भेजे हैं, तो वो आंसर्स यानी आपको जो एमसीक्यू दूंगा उसमें आपको जैसे मैंने ये बताया कि उसके आंसर्स आपको एक इस पे लिखना है, एक शीट पे, और वो शीट का फ़ोटो खींच के मुझे सेंड करना है मेरे व्हाट्सएप पे। और उसके अलावा वो एमसीक्यू के आंसर्स तो आप ही को चेक करना है, बट आपको मैंने बताया कंफर्मेशन के लिए भेजना है। उसके अलावा आपको जो 2 क्वेश्चन मैं दूंगा मेंस के, उनके पीडीएफ, उनकी इमेजेस लेके आपको पीडीएफ सेंड करना है 6 बजे के पहले, यानी आपको ये सब करना है, यानी 6 से 6:10 10 मिनट का आपको टाइम रहेगा सबमिशन का। तो 6
10 तक सबके पेपर्स मुझे आ जाने चाहिए, यानी आपको 6-10 तक आपके पेपर्स मुझे सबमिट कर देना है, जिसमें मुझे एक शीट पे आपके क्वेश्चंस के ये दिखेंगे आंसर्स लिखे हुए, और एक इस पे आपके जो हम कहेंगे कि आंसर राइटिंग वाले रहेंगे। तो एक इसमें एमसीक्यू वाले और एक पीडीएफ बनाइएगा एमसी आंसर राइटिंग वाले का, और पीडीएफ मुझे सेंड कीजिएगा, और पीडीएफ के ऊपर के फिर रिव्यू में आपको दे दूंगा। जो एमसीक्यू है उसके फर्स्ट टॉपिक वाला जो है उस पर एमसीक्यूज रहेंगे, तो हो सकता है कि पिछले बार मैंने आपको कुछ एमसीक्यू दिए थे वो भी उसमें इंक्लूड हो जाएंगे, क्योंकि वो पूरे ही मैं आपको एक साथ दे रहा हूँ। सो उसके इसलिए मैंने अब तक डिस्कशन जानबूझ के नहीं किया, उसके आंसर्स आपको अब तक जानबूझ के इसीलिए नहीं दिए हैं क्योंकि वो मैं टेस्ट में इंक्लूड कराने वाला था। तो मेरे माइंड में एकदम से ये आया कि टेस्ट देना चाहिए उसके अलावा कि जो जो टॉपिक हो जाते हैं उस पर एकदम। सो एक एक देने से अच्छा, इसलिए मैं पूरी टेस्ट ही आपके प्रिपेयर करके आपको दे रहा हूँ कल। सो उसके लिए आपको ये जो भी चीज़ें मैंने अब तक बताई वो पूरी पढ़ के रखना है, वहाँ के टास्क पढ़ के रखना है, कहाँ से आपको आएगा टेस्ट में। तो जो टास्क है वो, हाँ यस, हाँ, और एमसीक्यूज भी सॉल्व करने हैं। हो जाएगा इतने में, या फिर थोड़ा आधा घंटा और लगेगा? नहीं, आधा घंटा और लगेगा। 6:30, 6:30 हो सकता है, या फिर 4:30 to 6 हो सकता। अब आप सोचिए 4:30 to 6 या 5 to 6:30। 5 to 6:30, ठीक है। 5 to 6:30 के बीच में टेस्ट होगी, और ये जो टेस्ट होगी 5 to 6:30 के बीच में, उसमें आपको 6:40 तक शाम को मुझे आपके वो सबमिट कर देना है। 2 क्वेश्चंस और 50 एमसीक्यूज, ये मुझे आप 6:40 को सबमिट कर दीजिएगा। और फिर आपके जो भी डाउट रहेंगे वो हम मंडे से सैटरडे तक क्वेश्चंस के वो सॉल्व करते रहेंगे, और कल हम आपके जो टास्क वाले डाउट है वो सॉल्व कर लेंगे और क्लास भी ले लेंगे। सो कल आपका क्लास होगा मॉर्निंग में 7 to 8:30। उसके अलावा कुछ डाउट्स हम सॉल्व कर लेंगे एंड में, और आपको टेस्ट दी जाएगी 5 to 6:30 के बीच में, जिसमें 50 एमसीक्यूज और मेंस के 2 क्वेश्चंस होंगे। ये आपका कल का शेड्यूल यहाँ पे फिक्स किया जाता है, फाइनल किया जाता है। तो ये फाइनल जो शेड्यूल हुआ है इसको मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, तो आप लोगों से मैंने ये फाइनल करा लिया है। सो अब इसमें कोई चेंजेस तो हम अभी फ़िलहाल तो नहीं करने के सोच रहे हैं। सो ये फाइनल रहेगा, ठीक है। सो मिलते हैं फिर हम कल फिर से। हाँ, यस यस, हाँ हाँ, 8, हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो संडे को मुझे पता है कि संडे को काफ़ी, क्योंकि इतना टाइम तक आपकी जब पढ़ाई होती है पूरे दिन भर में, तो थोड़ा सा ये होना एक दिन, इसीलिए स्कूल्स में भी एक दिन छुट्टी दी जाती है। तो 1 घंटे ही क्लास लेंगे हम, ये वैसे भी मैं आपको बता नहीं वाला है ना। हाँ हाँ, 1 आवर ही होगा। तो ये एक्स्ट्रा क्लास है, ऐसा समझ लीजिए। एक्स्ट्रा क्लास, जैसे एक्स्ट्रा क्लास स्कूल्स में चलते थे वैसे अभी एक्स्ट्रा क्लास आपको थोड़ा सा एक ये हो जाएगा क्या, बहुत दिन बाद देखने मिल रहा होगा, या फिर कहीं कहीं कॉलेजेस में हुए हो रहे होंगे आजकल लॉकडाउन के कारण। सो एक्स्ट्रा क्लास समझ लीजिए, जो कि 1 आवर में हम इसको ख़त्म करेंगे, और शाम को आपको टेस्ट लिखनी है। तो दिन भर आपको अच्छे से पहला टॉपिक अच्छे से पढ़ के रखना है। आपको पूरा दिन दिया जा रहा है पढ़ने का, आपके एमसीक्यूज करेक्ट आने चाहिए ढेर सारे, ठीक है। सो मिलते हैं फिर कल एट 7 o'clock। हाँ यस, हाँ हाँ, यस पूछिए आयुष। हाँ 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 हाँ। देखिए अभी कैसा है कि अगर आप रेगुलर करना चाहते हो और बड़े यूनिवर्सिटीज से करना चाहते हो तो फिर आपको हाँ हाँ, तो देखिए अब मैं इसके 2 आपको बताता हूँ। एक तो है कि ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स करने के लिए रेगुलर कोर्सेज चूज करना, दूसरा है कि ओपन यूनिवर्सिटी चूज करना। अगर आप रेगुलर कोर्सेज चूज कर रहे हो, रेगुलर कोर्सेज में बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हो, तो आपको वहाँ पे टाइम देना पड़ता है। दैट इज़ फर्स्ट थिंग, कि अगर आप रेगुलर कोर्सेज में हो और आप बड़े यूनिवर्सिटीज़ में हो, तो यू हैव टू मीन्स हम कहेंगे कि इन्वेस्ट सम ऑफ योर टाइम, तो कुछ टाइम आपको वहाँ पे देना पड़ेगा। तो इसीलिए आप ये अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो फुल फ्लेज, तो आपको उसमें जाने के पहले प्रिपरेशन आपकी करके रखना चाहिए, ये मेरी एडवाइस रहेगी। तो ओपन यूनिवर्सिटी से कर रहे हो तो आप डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हो, बट बड़ी और रेगुलर यूनिवर्सिटी से कर रहे हो तो आपने 1 साल प्रिपेरेशन को दे के वहाँ जाना चाहिए, ताकि आप प्रिपेयर होने के बाद
वो पढ़ते पढ़ते आप क्या कर सको तो हम कहेंगे कि करंट अफेयर्स पढ़ सके। बट इसमें भी एक कंडीशन है कि आप कितने टाइम से यूपीएससी को प्रिपेयर कर रहे हो, ये भी मैटर करता है। अगर आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन अभी अभी शुरू की होगी या फिर आप बहुत टाइम से कर रहे हो और आपके सभी सब्जेक्ट्स पढ़ के हो चुके हैं, तो आप डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं और कुछ टाइम निकाल सकते हो आपके यूपीएससी के लिए। बट अभी अभी अगर प्रिपरेशन शुरू की है तो आप लोग को पहले 1 साल प्रिपरेशन को देना चाहिए, है ना, फुल फ्लेज, और उसके बाद आप जा सकते हो। सो आयुष, आई थिंक आपने काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन शुरू की है, तो हाँ, तो आप जा सकते हो और कॉलेज के शेड्यूल के अलावा थोड़ा टाइम निकाल सकते हो। अब जावेद जी, आपने कितने टाइम से प्रिपरेशन शुरू की है? 6 मंथ से। तो ये मैटर करता है कि आपके कितना स्टैटिक पोर्शन पढ़ के हो गया। अगर वो काफ़ी सारा हो गया है तो आप कर सकते हो, इसमें जा सकते हो। सो ये एक चीज़ देखिएगा सिर्फ, अगर टाइम मैनेज हो सकता है तो। इसीलिए कॉलेज के टाइमिंग्स देखिएगा जो आप ज्वाइन करने वाले हो, उसके अलावा सिलेबस। आप कौन सी इसमें जाना चाहते हो जावेद जी? अच्छा, और उसमें भी मुझे बताइएगा कि कौन से कोर्स के लिए? एंथ्रोपोलॉजी के लिए। ओके ओके, सो आपको भी थोड़ा सा ये टाइम देना पड़ेगा। सो 6 महीने से आपने प्रिपरेशन शुरू की है तो आप कर सकते हो आई थिंक, क्योंकि आपके कॉलेजेस अभी नहीं शुरू हो गए मेरे ख्याल से, और 2-3 महीना तो है कॉलेजेस शुरू होने को, जेएनयू एमयू ये सब, है ना। सो आप लोगों ने अभी एकदम फ्रेश नहीं हो आप प्रिपरेशन के लिए, तो यू कैन गो। हाँ हाँ हाँ, ये तो है, ये तो बराबर है। अगर आप यूपीएससी, हाँ, अगर आप यूपीएससी पूरी तरह से टारगेट कर रहे हो तो फिर डेडिकेटेडली यू कैन गिव 1 ईयर टू यूपीएससी, क्योंकि आपके 6 महीने हुए ना, तो आप, आपके लिए ये सही रहेगा कि आप यूपीएससी, क्योंकि आप ग्रेजुएट रहोगे तो भी आप आईएएस बन सकते हो, मास्टर्स रहोगे तो भी बन सकते हो, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप मास्टर्स हो या नहीं, बट इतना फ़र्क पड़ता है कि आप ग्रेजुएट हो गया। तो आपको प्रिपरेशन के लिए बराबर है, आप टाइम दे सकते हो। 1 साल आपने लेना चाहिए प्रिपरेशन के लिए, तो आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके फिर अगले साल आप जाना चाहो तो जाओगे, तो आप प्रिपेयर्ड रहोगे यूपीएससी ऑलरेडी। तो आप सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ोगे, डेली रिवीजन करोगे और कॉलेज की पढ़ाई करोगे, तो आपको ईजी जाएगा। और तो आपने 1 साल लिया तो और अच्छा रहेगा आपके लिए। हाँ हाँ, मैं पॉलिटी अभी, हाँ, अब पहले तो पॉलिटी करने वाला हूँ, फिर आर्ट एंड कल्चर वाला स्लॉट खाली होने के बाद फिर वहाँ पे इन्वायरमेंट या इकोनॉमिक्स डालेंगे। सो अभी फ़िलहाल तो पॉलिटी का मेरा है प्लान, तो कुछ 5-6 या 1 हफ्ते बाद पॉलिटी का कर रहा हूँ, क्योंकि पॉलिटी के हर एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे, वेटेज अच्छा है, तो इसको पहले कंप्लीट करना बहुत अच्छा रहेगा प्री के। हाँ 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 हाँ, वैसा ही मैंने सोचा। 80%, हाँ 80% होने के बाद हम उससे शुरू करेंगे।